हेलो बच्चों, गुरुकुल क्लास 10th में आपका स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी में चैप्टर 6 जीव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस पढ़ने वाले हैं। यह चैप्टर बहुत ही आसान है और इस चैप्टर के अंतर्गत आने वाले जो भी टॉपिक हैं या जो भी तरह का क्वेश्चन आंसर हैं, उन सभी क्वेश्चन आंसर और टॉपिक को हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझेंगे और प्रयास करेंगे इसको बहुत इजी वे से समझने का। ठीक है, तो चलिए हम लोग जीव प्रक्रम के बारे में समझते हैं। तो हम लोग समझेंगे कि जीव प्रक्रम है क्या। जीव प्रक्रम मतलब जीव मतलब जीव या सजीव कह सकते हैं, और प्रक्रम मतलब प्रोसेस, मतलब जीवों के शरीर के अंदर होने वाला प्रोसेस। ठीक है, तो हम लोग के शरीर के अंदर बहुत तरह का प्रोसेस होते हैं। यह मानव शरीर का यह भाग है। ठीक है, और इस भाग के अंतर्गत हम लोग क्या देख रहे हैं कि यह मानव शरीर है। मानव शरीर के अंदर बहुत तरह के तंत्र हैं। जैसे यहाँ पर देखिए पाचन तंत्र है। ठीक है, यहाँ पर ऊपर ब्रेन है, तंत्रिका तंत्र है। यहाँ पर फेफड़ा है, मतलब श्वसन तंत्र है। और इसी फेफड़ा के पीछे में क्या है, हृदय है, जिसके माध्यम से शरीर का जो रक्त है, ब्लड, वह आता है और शुद्ध होकर के शरीर के विभिन्न भागों में जाता है, मतलब परिवहन तंत्र है। ठीक है, इसके अलावा शरीर में जो भी बेकार पदार्थ होते हैं उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, माने उत्सर्जन तंत्र है। तो इन सभी तरह का जो प्रक्रम है, जो प्रक्रियाएं हैं, वह सभी प्रक्रियाओं को जब मिला दीजिएगा तो यही है जीव प्रक्रम। ठीक है, मतलब जीवों के शरीर के अंदर होने वाली प्रक्रिया को जीव प्रक्रम कहेंगे, या दूसरे तरह से कह सकते हैं कि जीवों के शरीर के अंदर होने वाले प्रक्रिया जिसके चलते क्या होता है, जीवों का अस्तित्व जो है कायम रहता है, उसी को हम लोग जीव प्रक्रम कह देते हैं। तो चलिए हम लोग इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं। तो चलिए जीव प्रक्रम होता क्या है उसको अब देख लेते हैं परिभाषा में, कि जीवों के शरीर में होने वाले वे सभी प्रक्रियाएं जिसके कारण उसका अस्तित्व कायम रहता है, उसे जीव प्रक्रियाएं कहते हैं। तो ये जीवों के शरीर में होने वाली जीव प्रक्रियाएं कौन कौन हो सकते हैं, तो पोषण हो सकते हैं, पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्रिया भी होता है, श्वसन है, परिवहन है, उत्सर्जन है। ठीक है, समन्वय और नियंत्रण है, जिसको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहते हैं। उसके बाद जनन है। इस तरह का बहुत से क्रियाएं हैं जो जीवों के शरीर के अंदर होती हैं, और इस क्रियाओं में से एक भी क्रिया के रुकने से जीवों का अस्तित्व जो है समाप्त हो जाता है, जीव की मृत्यु होने की संभावना बन जाती है। तो यह जीव प्रक्रम है। लेकिन इस चैप्टर के अंतर्गत जितने भी हैं उसमें से 3-4 टॉपिक हैं जो आपको इस चैप्टर 6 में पढ़ना है, और बाकी जो चैप्टर है उसको अगला चैप्टर में आपको पढ़ना है। तो उसमें से जो मेन चीज़ हैं वह हम लोग समझ लेंगे। वह है जीव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत पहला जो है न्यूट्रिशन, पोषण है। ठीक है, दूसरा जो टॉपिक है वह प्रकाश संश्लेषण है, फोटोसिंथेसिस। और तीसरा जो टॉपिक है इस चैप्टर के अंतर्गत वह श्वसन है, रेस्पिरेशन है, जो पेड़ पौधे और जंतु दोनों में होते हैं। और तीसरा है, चौथा जो है टॉपिक वह परिवहन है, या पदार्थों का परिवहन कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस कहते हैं। और जो पांचवा जो टॉपिक है वह उत्सर्जन है, एक्सक्रीशन है, जिसके अंतर्गत हम लोग ब्रिक किडनी के बारे में और उसका जो छोटा यूनिट है नेफ्रॉन, उसके बारे में हम लोग इस टॉपिक में जानेंगे। तो चलिए हम लोग आते हैं यहाँ से, पोषण से स्टार्ट हम लोग करते हैं। ठीक है, लेकिन इस पोषण से स्टार्ट होने के चलते यह जितने भी क्रियाएं हैं जिसके अंतर्गत यह सभी होते हैं, जीव विज्ञान के किस ब्रांच में अध्ययन किया जाता है, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो मानव शरीर के अंदर होने वाली जो भी क्रियाएं हैं, उन सभी क्रियाओं का जीव विज्ञान के जिस शाखा में अध्ययन किया जाता है उसको कहा जाता है शरीर क्रिया विज्ञान, या फिजियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो यह फिजियोलॉजी है क्या, इसको भी समझ लीजिए। ठीक है, तो इसका फिजियोलॉजी के बारे में कहता है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है उसे शरीर क्रिया विज्ञान कहते हैं। इसको अंग्रेजी में कह सकते हैं कि ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विथ अ लाइफ प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। ठीक है, तो यह आपको है
मतलब जो लाइफ प्रोसेस है, उस लाइफ प्रोसेस का अध्ययन जीव विज्ञान के बायोलॉजी के जिस ब्रांच में हम लोग करते हैं उसी ब्रांच का नाम है फिजियोलॉजी। ठीक है, तो यह आपका वो ब्रांच हो गया जिसमें हम लोग लाइफ प्रोसेस के जितने भी टॉपिक हैं, वह न्यूट्रिशन हो, रेस्पिरेशन हो, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस हो, एक्सक्रेशन हो, जो भी तरह का प्रोसेस है, ठीक है, यह सभी का अध्ययन जो है बायोलॉजी के जिस शाखा में हम लोग करते हैं उस ब्रांच का नाम है फिजियोलॉजी। तो चलिए हम लोग फिर अब इसके बारे में जो पहला टॉपिक जो स्टार्ट होता है न्यूट्रिशन, पोषण, यहीं से हम लोग अब पढ़ना शुरू करेंगे। चलिए, तो अब अगला जो टॉपिक है वह है पोषण, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन किसको कहेंगे? न्यूट्रिशन में, पोषण में क्या होता है? पोषण माने भोजन ग्रहण करना, और भोजन ग्रहण करने के बाद ऊर्जा का निर्माण करना। ठीक है, तो जीव जो है भोजन ग्रहण करता है, भोजन ग्रहण कर करके ऊर्जा का निर्माण करता है, और इस प्रक्रिया में वह अलग अलग प्रोसेस अपनाता है। तो पोषण जो है कहता है कि पोषण है क्या? तो पोषण कहता है कि पोषण वह जैविक प्रक्रियाएं हैं जिसमें जीव भोजन का अंतर्ग्रहण करके, अंतर्ग्रहण मीन्स शरीर भोजन मुंह से अंदर ले जाना, ठीक है, भोजन को मुंह में ले करके अंदर भेजना अंतर्ग्रहण कहलाता है। अंतर्ग्रहण करके उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं और नया जीव द्रव्य बनाते हैं, उसे पोषण कहते हैं। ठीक है, तो पोषण का मतलब शॉर्ट में यही समझिए कि यह एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें जीव भोजन ग्रहण करता है और ऊर्जा का निर्माण करता है या ऊर्जा प्राप्त करता है, और इस ऊर्जा प्राप्त करने के फलस्वरूप जीव द्रव्य का भी निर्माण होता है, टूटी फूटी ऊतकों की मरम्मत भी होती रहती है। ठीक है, लेकिन यह भोजन के माध्यम से ही ऐसा हो पाता है, तो इसी को पोषण कहते हैं। अंग्रेजी में कह सकते हैं ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म इंजेक्ट न्यूट्रिएंट्स and get energy from them and create new protoplasm is called nutrition, is called nutrition। तो इस तरह से इंग्लिश में भी आप इसका डिफिनीशन चाहिएगा तो लिख सकते हैं। यह पोषण हुआ। पोषण मतलब समझ में आ गया होगा कि पोषण मतलब भोजन ग्रहण करना, ऊर्जा का निर्माण करना और नए जीव द्रव्य का निर्माण करना, यही है पोषण। अब पोषण जो है, दुनिया में जितने भी जीव हैं वो भोजन ग्रहण करने का अलग अलग प्रोसेस है। ठीक है, कुछ अपना भोजन अपना ही बना लेते हैं और कुछ भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, और वो भी निर्भर रहने का अलग अलग प्रोसेस होता है। तो इस तरह से पोषण का जो प्रकार है वह दो प्रकार के हैं। पोषण के जो प्रकार है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, यह दो प्रकार के पोषण हो जाता है। एक प्रकार का नाम है स्वपोषण, जिसको ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। ऑटो मीन्स होता ही है सेल्फ, ऑटो मीन्स सेल्फ मतलब भोजन। ठीक है, भोजन बनाने का काम अपने ही कर लेता है। ठीक है, जो जीव अपना भोजन अपने ही बना लेता है, स्वयं बना लेता है, तो वैसी को कहा जाता है स्वपोषण। ठीक है, और दूसरा जो है न्यूट्रिशन, वह है पोषण का जो प्रकार है उसका नाम है विषम पोषण, जिसको हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। ठीक है, अब यह है कि यह बना हुआ भोजन, किसी जीव का बना हुआ भोजन को यह ग्रहण करता है, इसमें अपने भोजन बनाने की क्षमता नहीं होता है। अब तो इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे, लेकिन पहले समझ लीजिए स्वपोषण। स्वपोषण के बारे में तो शॉर्ट में बताए ही हैं कि यह भोजन अपना आप बना लेता है। तो ऐसा पोषण किस में होता है? हरे पेड़ पौधे में होते हैं। अब इसमें हरे पेड़ पौधे के अलावा, ठीक है, जो हरित गंधक जो पौधे होते हैं, प्रोटोजोआ जो होते हैं, वह भी अपना भोजन बना लेते हैं। लेकिन यहाँ अपना भोजन बनाने में भी दो प्रोसेस आ जाता है। ठीक है, तो वह दो प्रोसेस है क्या जिसमें इसका यूज होता है? तो उसमें से यदि जैसे पेड़ पौधे भी अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, तो पेड़ पौधे में जो भोजन अपने बनाने की जो प्रक्रिया होता है उसको कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स होता ही है लाइट और सिंथेसिस मीन्स बनाना। ठीक है, तो इस तरह से फोटोसिंथेसिस जो है यह पेड़ पौधों में होने वाला प्रक्रम है। और दूसरा जो प्रक्रम है वह रसायन संश्लेषण है, केमोसिंथेसिस है। इसमें भी जीव अपना भोजन अपने ही बनाता है, लेकिन इसमें जैसे प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधे सूर्य की रोशनी से
ऊर्जा प्राप्त करते हैं। लेकिन रसायन संश्लेषण में जो जीव होते हैं, हरित गंधक जो जीवाणु होते हैं या प्रोटोजोआ जो होते हैं, इसका एग्जाम्पल है, यह सब क्या होता है, अकार्बनिक पदार्थ के ऑक्सीकरण से इन लोग ऊर्जा प्राप्त करता है और ऊर्जा प्राप्त करके अपना भोजन अपने ही बना लेता है। तो यह भी अपना भोजन अपने ही बना रहा है, यह भी अपना भोजन अपने ही बना रहा है, लेकिन यह सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा ले रहा है और यह अकार्बनिक पदार्थों से ऊर्जा ले रहा है। इसलिए स्वपोषण के भी दो गो टाइप हो जाता है, एक हो गया फोटोसिंथेसिस और एक हो गया केमोसिंथेसिस, रसायन संश्लेषण। तो इन दोनों के बारे में पहले पढ़ लेंगे और जब ये दोनों के बारे में समाप्त हो जाएगा, यह दोनों टॉपिक हम लोग समझ लेंगे, तब फिर यह विषम पोषण का जो 3 गो टॉपिक है वह तीनों टॉपिक के बारे में फिर हम लोग समझेंगे। फिर भी अभी नाम हम लोग केवल सुन ले रहे हैं, जान ले रहे हैं। हेटरोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन है उसका 3 गो प्रकार है। एगो मृत जीवी पोषण, इसी नाम से ही पता चल रहा है कि मरे हुए जीव जंतुओं से भोजन लेता होगा, ठीक है, जिसको सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। दूसरा जो है परजीवी पोषण, पर मतलब होता है दूसरा और जीव मतलब जीव पर रह करके। तो देखिए हम लोग के पेट के अंदर में भी बहुत से कीड़ा होता है या सिर के ऊपर जो है जू होता है, ठीक है, तो यह परजीवी पोषण है, ठीक है, तो यह परजीवी पोषण में आ जाएंगे। या पेड़ पौधे में देखिएगा अमर बेल ये सब का है, वह भी इसी का एग्जाम्पल में आता है। और तीसरा जो है प्राणी संपोषण, जिसको होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। जो हम लोग जैसे प्राणी, हम लोग जो मनुष्य हैं, जितने जानवर हैं, अमीबा है, इस सब में यह प्राणी संपोषण होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग इसका कंप्लीट कर लेंगे और इसका हर दोनों टॉपिक को समझ लेने के बाद इस टॉपिक के बारे में हम लोग समझेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं स्वपोषण से, और स्वपोषण के जो दोनों टाइप है इसके बारे में। तो चलिए स्वपोषण ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन के बारे में भी समझ लेते हैं। तो स्वपोषण होता क्या है से समझ लीजिए। स्वपोषण जो है, जिसको अंग्रेजी में ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ऑटोट्रॉफ, ठीक है, ऑटोट्रॉफ, यह ऑटोट्रॉफ जो है ग्रीक शब्द है, यह ग्रीक शब्द से लिया हुआ ऑटोट्रॉफ है और जिसका अर्थ होता है स्वयं या सेल्फ। और तो ऑटो मीन्स होता है स्वयं और ट्रॉपिक मीन्स होता है न्यूट्रिशन। तो इस तरह से ऑटोट्रॉफ्स का मतलब होता है कि अपना भोजन, स्वयं भोजन बनाने की प्रक्रिया, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफिक जो है ग्रीक वर्ड है, याद रखिएगा, ऑटोट्रॉफिक जो है ग्रीक वर्ड है। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, स्वयं, और ट्रॉफिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो इस तरह से हो गया जो जीव, खास करके पेड़ पौधे। तो स्वपोषण में क्या होता है कि स्वपोषण में जीव जो है सरल कच्चे पदार्थों के रूप में अपना भोजन संश्लेषित करते हैं, और ऐसे जो जीव होते हैं अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, ऐसे जीव को स्वपोषी कहा जाता है। और ऐसे जीव को हम लोग उत्पादक भी कहते हैं, क्योंकि अपना भोजन वे स्वयं उत्पन्न करते हैं, अपना भोजन इन लोग स्वयं बनाते हैं, इसलिए ऐसे जीव को हम लोग उत्पादक, प्रोड्यूसर भी कहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में और डिटेल समझते हैं। इसका परिभाषा आप समझ लेते हैं ढंग से कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव सरल अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उसे स्वपोषण कहते हैं। और जो जीव ऐसा करता है, भोजन अपने बनाता है, तो ऐसे जीव को स्वपोषी कहा जाता है। जैसे हरे पेड़ पौधे आते हैं, हरित गंधक जीवाणु आते हैं, युगलिना आते हैं, यह सब इसके उदाहरण हैं, ठीक है। तो अब यह उदाहरण के बाद स्वपोषण के जो 2 गो प्रकार हैं इनके बारे में भी जानेंगे। परिभाषा तो आप जान गए हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस और केमोसिंथेसिस। और यदि इसी का है ना, स्वपोषण का इंग्लिश में यदि डिफिनीसन चाहते हैं तो उसका देखिए डिफिनीसन है कि द मेथड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल्स इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल में भी हम पढ़ चुके हैं, ग्रीन प्लांट है, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है, युगलिना है, यह सब इसका एग्जाम्पल है। अब इसके मैं बताया कि ऐसा भोजन बनाने का 2 तरह का प्रोसेस से होता है। एक है प्रकाश संश्लेषण, जो किस में होता है, ग्रीन प्लांट में होता है, ठीक है। लेकिन ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया युगलिना में यह ऐसा नहीं होता है, उसके लिए जो दूसरा है उसका है। तो प्रकाश संश्लेषण जानबे करते हैं, फोटो मीन्स होता ही है लाइट, और सिंथेसिस मतलब भोजन बनना, ठीक है।
तो प्रकाश की उपस्थिति में जब भोजन बनता है तो उसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब इसका प्रकाश संश्लेषण होता कैसे है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। अब फोटोसिंथेसिस होता कैसे है, पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती कैसे है इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। तो यह पौधा है, इस पौधा के अंदर जानते हैं कि पत्तियों का जो हरा रंग है वह क्लोरोफिल के चलते है, क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट का ही है क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल के चलते होता है। और इस क्लोरोफिल क्या करता है, सूर्य से आने वाली जो रोशनी है वह एनर्जी जिसको कहते हैं सोलर एनर्जी, उस सोलर एनर्जी को यह क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, और एब्जॉर्ब करके उसको रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल जाता है, ठीक है। अब जब एनर्जी आ जाता है तो इसको एनर्जी मिल गया है। अब यहाँ करता है कि एटमॉस्फेयर से, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, और नीचे सॉइल से, ज़मीन से क्या हो गया, यह वाटर ले लिया, ठीक है। और यह वाटर और CO2 यह दोनों मिल करके क्या कर दिया, भोजन का निर्माण कर दिया, ग्लूकोज बना दिया, और ऑक्सीजन गैस इसमें रिलीज होता है। तो यह प्रोसेस होता क्या है इसको और थोड़ा सा डिटेल से आपको हम समझा रहे हैं। यह आपका लीफ का चित्र है। इस लीफ के चित्र में क्या देख रहे हैं कि सोलर एनर्जी है। सोलर एनर्जी को क्या है, पत्ती के अंदर में जो क्लोरोफिल है वह इसको एब्जॉर्ब कर लिया, उसको ले लिया और लेकर के उसको रासायनिक ऊर्जा में बदल गया। और यह जो सोलर एनर्जी आता है यह वाटर को तोड़ देता है, जल को क्या करता है, H2 इसको तोड़ देता है, कौन सी में, ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन में, ठीक है। यही जो सोलर एनर्जी है वह सोलर एनर्जी वाटर को, ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में तोड़ देता है। यही ऑक्सीजन जो है वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है, और इसके पास जो हाइड्रोजन टूट करके जो बचता है वह हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड यह दोनों मिल करके ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर देते हैं, ग्लूकोज का निर्माण कर देते हैं, CH2O बन जाता है, ठीक है। और इस तरह से इसके 6 अणु यहाँ पर 6 से गुना कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, C6H12O6 ग्लूकोज बन जाएगा। इस तरह से ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें किस तरह से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, किस तरह से ग्लूकोज पत्तियों में बन जाता है। और यही जब ग्लूकोज बन जाता है तो यहाँ से होते हुए यह पौधे के विभिन्न भागों में, इससे होते हुए पौधे के विभिन्न भागों में पहुँचा दिया जाता है, और इस तरह से पौधा को भोजन, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मिलते रहता है, ठीक है। तो यह आपको समझ में आ गया कि कैसे है। वाटर सोलर एनर्जी जो है उसको तोड़ दिया ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में। ऑक्सीजन तो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गया, लेकिन यह जो हाइड्रोजन है वह हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड से मिल करके यह ग्लूकोज बना देता है, ठीक है। और यही ग्लूकोज जो है भोजन पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचा दिया जाता है। तो चलिए हम लोग इसका डिफिनीसन बढ़िया से समझ लेते हैं और रिएक्शन समझते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण का परिभाषा आप समझ लीजिए कि वह जटिल प्रक्रम जिसके द्वारा पौधों की पत्तियां CO2 एवं जल की सहायता से ग्लूकोज का संश्लेषण करती है। अभी तुरंत समझाए थे कि पेड़ पौधे जो है ना, पत्तियां जो है CO2 को एटमॉस्फेयर से CO2 ले लेते हैं, ज़मीन से जल ले लेते हैं, और इनकी सहायता से ग्लूकोज का संश्लेषण करते हैं और ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, तो उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यदि इसी का डिफिनीसन यदि अंग्रेजी में चाहते हैं तो उसका इंग्लिश में भी दिया हुआ है डिफिनीसन। क्या लिखा हुआ है, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस ग्लूकोज फ्रॉम CO2 एंड वाटर बाय यूजिंग सन एनर्जी, या यहाँ पर सोलर एनर्जी भी लिख सकते हैं, एंड रिलीज ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, बाई प्रोडक्ट है, ठीक है, इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन समझना है तो समझ सकते हैं, यहाँ पर रिएक्शन भी दिया हुआ है। तो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन चाहते हैं तो देख लीजिए, हम लोग जानते हैं कि एटमॉस्फेयर से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, और ज़मीन से क्या होता है, मिट्टी से वाटर लेते हैं, और यह क्या होता है, सनलाइट में होता है, सूर्य के प्रकाश में, और कौन सी रहता है पत्तियों में, क्लोरोफिल होता है। तो यह क्लोरोफिल की उपस्थिति में होता है और क्या बन जाता है, ग्लूकोज बनता है, ठीक है। उपस्थिति में क्या बनता है, ग्लूकोज बन जाता है। ग्लूकोज मतलब C6H12O6 हो गया, ये ग्लूकोज बन गया। और क्या बनता है,
ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है और क्या होता है, वाटर भी रिलीज होता है। ठीक है, तो इतना प्रोसेस होता है, लेकिन यह अभी संतुलित नहीं है क्योंकि कार्बन की संख्या यहाँ पर देखिए 6 है, तो यहाँ आपको 6 रखना होगा। ठीक है, तो कार्बन 6 हो गया। हाइड्रोजन की संख्या देख लीजिए, यहाँ 12 है और 2 यहाँ है, तो 12 होने के चलते आपको यहाँ 12 रखना होगा, तो 12 दूनी के 24 हो जाएगा हाइड्रोजन। ऑक्सीजन तो आपको 6 दूनी 12 हो गया और यहाँ 12 हो गया, 24 हो गया, तो आपको कितना हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ तो 6 हो गया और यहाँ 6 O2 हो जाएगा और 6 SO, क्योंकि 6 दूनी 12, यहाँ हाइड्रोजन की संख्या भी यहाँ 12 है और यहाँ 24 हो चुका है, तो 12 दूनी 24 है, तो यहाँ पर 12 यहाँ हो जाएगा, 6 दूनी का 12 यहाँ हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इस तरह से यह प्रकाश संश्लेषण का जो रिएक्शन है वो बैलेंस भी हो गया और इस तरह से रिएक्शन, इस तरह से प्रक्रिया जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रियापतियों में होता है और भोजन का निर्माण, ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो यह है आपको प्रकाश संश्लेषण। अब हम लोग प्रकाश संश्लेषण का जो रिएक्शन है, रिएक्शन को समझने के बाद अब हम लोग रसायन संश्लेषण, केमोसिंथेसिस के बारे में समझेंगे। इसमें भी जीव जो है अपना भोजन स्वयं बना लेता है, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है, लेकिन इसमें एनर्जी के लिए, जैसे यह एनर्जी के लिए सन पर निर्भर कर रहता है प्रकाश संश्लेषण में, लेकिन रसायन संश्लेषण में ऑक्सीजन के लिए देखिए लिखा हुआ है कि अकार्बनिक पदार्थों से ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा प्राप्त करता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका परिभाषा दे सकते हैं कि कुछ जीवाणु अकार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग भोजन बनाने में करते हैं, तो ऐसे उसको क्या कहते हैं, ऐसे जीव को, उसे रसायन संश्लेषी कहा जाता है ऐसे जीव को, और इस प्रक्रिया को रसायन संश्लेषण कहते हैं। तो ऐसे जीवों का एग्जाम्पल क्या है, तो ऐसे जीवों का एग्जाम्पल जो है हरित गंधक जीवाणु है जिसको ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया कहा जाता है, और प्रोटोजोआ है जिसको हाइड्रोजन बैक्टीरिया भी कह सकते हैं, प्रोटोजोआ भी इसका एग्जाम्पल आता है। तो यह है, इसको यदि अंग्रेजी में देना चाहते हैं डिफिनीशन तो कह सकते हैं प्रोसेस इन विच सम बैक्टीरिया यूज केमिकल एनर्जी इंस्टेड ऑफ लाइट एनर्जी टू प्रोड्यूस फूड इज कॉल्ड केमोसिंथेसिस। इसका एग्जाम्पल हो ही गया। ठीक है, ग्रीन गंधक जीवाणु जो है या प्रोटोजोआ है, इसका एग्जाम्पल है। यह भी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन एनर्जी जो है वह अकार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप इन लोग प्राप्त करते हैं। सूर्य के रोशनी से एनर्जी इनको नहीं मिलता है। ठीक है, तो अब यह हो गया प्रकाश संश्लेषण का और जो रसायन संश्लेषण था, यह दोनों के बारे में। अब हम लोग जानेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के आगे के बारे में, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या जरूरी है। तो प्रकाश संश्लेषण होने के लिए आपको 4 गो प्रोसेस चाहिए। देखिए, एक तो है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा क्या है, वह है वाटर, जल है, तीसरा क्या है, सनलाइट है, सूर्य का प्रकाश, और चौथा क्या है, क्लोरोफिल है। इसमें से एक भी अनुपस्थित होगा तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं हो सकता है। इसलिए यह 4 गो जो इसकी जो परिस्थिति है, यह 4 गो जो फैक्टर है, ये चारों फैक्टर का होना जरूरी है। इसमें एक भी अनुपस्थित हो जाता है तो यह प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं हो सकता है। जैसे बादल का समय है, सनलाइट नहीं है, बादल का समय है, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन यदि पत्तियों में क्लोरोफिल नहीं है, पत्ती देख कर गया तो वह पौधा धीरे धीरे मर जाएगा, तब वहाँ भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगा। लेकिन यदि मान लीजिए सूर्य का प्रकाश भी है, हरा भरा पत्ती भी है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन उस पौधा को क्या है, पानी नहीं मिल रहा है, तो पानी नहीं मिलने के बाद भी पौधा क्या होगा, धीरे धीरे मरने लगा। क्यों? क्योंकि वहाँ भोजन का निर्माण नहीं हो पा रहा है, तो उस स्थिति में वह पौधा धीरे धीरे मर जाएगा। तो स्वपोषण हो या प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण का ही है पार्ट, माने स्वपोषण का ही पार्ट है प्रकाश संश्लेषण, इसलिए प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन कौन हो सकता है। द इसेंशियल कंडीशन फॉर द ऑटोट्रोफ न्यूट्रिशन या फोटोसिंथेसिस के लिए क्या हो सकता है, तो पहला है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल क्या है, तो क्लोरोफिल के बारे में अभी तुरंत समझाए थे कि यह सूर्य प्रकाश की विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। अभी बताए थे कि सूर्य से आने वाली जो रोशनी है, सोलर एनर्जी, उस सोलर एनर्जी को क्या कर देता है, केमिकल एनर्जी में बदल देता है, और यह पत्तियों में मौजूद रहता है। क्लोरोफिल है कहाँ, पत्तियों में,
या पौधा का जो नवोद्भिद पात है, नवोद्भिद मतलब क्या, जो नया निकल रहा है पौधा, वह पत्ती निकल रहा हो या तना का सबसे ऊपर टॉप पार्ट है, वो भी देखिएगा कि हरा रहता है, तो उस पोर्शन में भी क्लोरोफिल रहता है। तो यह पत्तियों के अलावा नवोद्भिद पौधों के भी पार्ट में यह क्लोरोफिल मौजूद रहता है, जो हरा पोर्शन में दिखता है। तो यह आपका क्लोरोफिल के बारे में हो गया। दूसरा जो है बताए थे अभी कार्बन डाइऑक्साइड। यह कार्बन डाइऑक्साइड का इसे पौधे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं और यह प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज का निर्माण का मुख्य घटक है। ठीक है, इसमें किसी के एक अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया संभव नहीं है। तीसरा जो है जल। जल जानिए रहे हैं कि पौधे जो है जड़ के द्वारा नीचे से सोख करके ऊपर ले जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जल क्या कर रहा है, नीचे पौधा का जो जड़ है वह जड़ एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब करके स्टेम के थ्रू, तना के थ्रू लीफ तक, पत्तियों तक पहुँचा दे रहा है। तो यह है आपका जल। यह मिट्टी से जड़ों द्वारा प्राप्त हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज के उत्पादन हेतु आवश्यक जो हाइड्रोजन है जल के अपघटन से ही प्राप्त होता है। संश्लेषण के लिए जो देखिए अभी बताए थे कि जल होता है, जल के अपघटन होने से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलता है। ऑक्सीजन तो रिलीज हो जाता है वायुमंडल में, लेकिन यह जो हाइड्रोजन है, यह हाइड्रोजन जल के अपघटन से प्राप्त हुआ। तो यह जो हाइड्रोजन है वह जल के टूटने से ही मिलता है और यही हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड से मिल करके ग्लूकोज का निर्माण कर देता है। तो यहाँ पर भी यही बात यहाँ लिखा हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज के उत्पादन हेतु आवश्यक जो हाइड्रोजन है वह जल के अपघटन से ही प्राप्त होता है। ठीक है, अब लास्ट जो आपका चौथा जो बात है वह है सूर्य प्रकाश, सनलाइट। पौधे इसे पर्यावरण से प्राप्त करते हैं और पर्णहरित सूर्य के बेगनी नीला, पर्णहरित का मतलब समझ गए क्लोरोफिल। ठीक है, पर्णहरित माने क्लोरोफिल, सूर्य के जो बेगनी है या और लाल रंगों का अवशोषण कर प्रकाश संश्लेषण हेतु ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, जो क्लोरोफिल होता है सूर्य की रोशनी में जानते हैं कि 7 गो रंग होता है, 7 कलर होता है। तो यह जो 7 कलर होता है, जिसको हम लोग 7 कलर को स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, वर्णपट भी कहा जाता है। तो यह जो 7 रंग है उसमें 7 रंगों में से बेगनी, नीला और लाल रंग, यह 3 रंग को अवशोषित करता है, अवशोषित करके ऊर्जा प्रदान करता है और इस तरह से प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न हो जाता है। लेकिन यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होने में कुछ घटनाएं भी होती हैं, उसके अंदर कुछ घटनाएं घटती हैं और वह घटने के बाद ही यह प्रोसेस जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न हो जाता है। तो अगला जो टॉपिक है वह है प्रकाश संश्लेषण के दौरान घटनाएं। ठीक है, इंसिडेंट दैट अकर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। क्या क्या फोटोसिंथेसिस के दौरान में क्या क्या घटनाएं घटती हैं पत्तियों में, पौधों में, इसके बारे में यहाँ आपको जानकारी दे दिया जा रहा है। तो उसमें सबसे पहला काम क्या होता है कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ द रेडिएंट एनर्जी थ्रू क्लोरोफिल। तो सबसे पहला काम होता है कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, ठीक है, क्लोरोफिल द्वारा जो है सूर्य के जो ऊर्जा है, सोलर एनर्जी, उसको पहले एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, यह पहला काम होता है इसके अंदर। ठीक है, पहला सूर्य से आने वाली जो सोलर एनर्जी है उस एनर्जी को क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर लेता है पत्तियों के अंदर, यह पहला काम होता है। दूसरा काम क्या होता है वह देख लीजिए। तो दूसरा काम होता है कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना, कन्वर्सन ऑफ रेडिएंट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। कहता है कि जो दूसरा बात हम लोग क्या समझे कि सूर्य से जो आने वाला है सोलर एनर्जी, ठीक है, तो वह सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको केमिकल एनर्जी में बदल देता है। यह पत्तियों के अंदर होने वाली दूसरा घटना है प्रकाश संश्लेषण के। तो दूसरा घटना समझ गए कि यह जो एनर्जी एब्जॉर्ब किया जाता है उसको सोलर एनर्जी को या रेडिएंट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल दिया जाता है, यह दूसरी घटना हो गया। तीसरी घटना क्या होता है प्रकाश संश्लेषण के अंदर, जल अणुओं का हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में अपघटन, डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यहाँ देखिए, यह सोलर एनर्जी रासायनिक जो एनर्जी होता है, केमिकल एनर्जी, वह इसको वाटर को तोड़ देता है और तोड़ करके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों में अलग अलग कर देता है, इसका अपघटन कर देता है। तो ऑक्सीजन तो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है और यह जो हाइड्रोजन है कार्बन डाइऑक्साइड से मिल करके ग्लूकोज का निर्माण कर देता है। तो यह पत्तियों के अंदर प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान होने वाली यह तीसरी घटना है। ठीक है,
और लास्ट में चौथी घटना क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू अ स्टार्च। यहाँ देखिए, और जब यह हाइड्रोजन हो जाता है तो चौथा घटना में यही होता है कि यह हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड से मिल जाता है और मिल करके ग्लूकोज स्टार्च बना देता है। और इस तरह से प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली यह चौथी घटना है। तो यह प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली ये 4 घटनाएं थी। इन चारों घटनाओं के बारे में हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, आप इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, 2-3 बार इसको देख लीजिएगा, आपको ये घटनाएं समझ में आ जाएगा। और ऐसे आपको फिगर के माध्यम से हम बहुत आराम से समझा दिए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक, पर्णहरित क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल जानते ही हैं कि पत्तियों का जो हरा रंग है वह क्लोरोफिल के चलते होता है। इसके अंदर बहुत तरह के एलिमेंट होते हैं, लेकिन जो सबसे मेन एलिमेंट है जो इसको हरा रंग प्रदान करता है वह है मैग्नीशियम। ठीक है, तो मैग्नीशियम जैसे ब्लड है, रक्त है, हम लोग का खून, खून का जो रंग लाल होता है वह हीमोग्लोबिन के चलते होता है। और हीमोग्लोबिन में कौन एलिमेंट होता है, तो हम लोग जानते हैं कि लोहा, आयरन होता है। उसी तरह से ये क्लोरोफिल है, ये क्लोरोफिल के अंदर, ठीक है, जो एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट तो बहुत होते हैं जिसके बारे में अभी हम तुरंत चर्चा करेंगे सब। तो आते हैं पहले क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है, सेल के अंदर पाया जाता है, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले एक पादप कोशिका के अंदर पाए जाने वाला एक छोटा सा कोशिकांग है। ठीक है, तो हरित लवक जो है शुद्ध संरचना होता है और यह दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। यह देखिए डबल इसका मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है। यहाँ 2 मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन। तो यह दोहरी झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है। इसके अंदर में जो है तरल युक्त गुहा होता है जिसको स्ट्रोमा कहा जाता है। इसके अंदर में जो है तरल लिक्विड जैसा पदार्थ रहता है और यह जो लिक्विड जैसा पदार्थ रहता है उसी का नाम है स्ट्रोमा। ठीक है, इसके अंदर जो लिक्विड जैसा पदार्थ होता है उसी पदार्थ का नाम है स्ट्रोमा। ठीक है, और स्ट्रोमा जो है तंतुमय होता है, फाइब्रस होता है। ठीक है, तो इसी के अंदर जो गुहा जैसा संरचना होता है, केविटी टाइप का जो होता है, तो यह जो स्ट्रोमा तंतुमय होता है और जिसमें महीन झिल्ली युक्त संरचनाएं समानांतर फैली होती है। देखिए इसके अंदर येलो कलर का जो है संरचनाएं हैं जो फैला हुआ है। ठीक है, येलो रंग का संरचना यह जो फैला हुआ है, तो यह जो संरचनाएं फैली होती है स्ट्रोमा के अंदर, इस तरह का पाइप जैसा संरचना दिखा रहा है, येलो येलो। तो यह जो है इसका नाम है स्ट्रोमा लेमली। ठीक है, इसका नाम क्या है, येलो वाला देखिए संरचना है, इसका नाम है स्ट्रोमा लेमली नाम है। तो यह स्ट्रोमा लेमली के बीच में, और यह जो स्ट्रोमा है या स्ट्रोमा लेमली है, इन लोग के बीच में देखिए इस तरह से प्लेट नुमा संरचना उपरे है। ठीक है, तो यह जो प्लेट नुमा संरचना होता है, इस संरचना को थैलेक्वाइड कहा जाता है। एक ऊपर का जो संरचना है, इस चपटा जो वृत्ताकार संरचना है, इस वृत्ताकार संरचना को ही, ठीक है, थैलेक्वाइड्स कहा जाता है। ठीक है, और प्रत्येक थैलेक्वाइड संरचना का जो समूह होता है, और इस तरह से एगो थैलेक्वाइड्स को एगो जो चपटा जो है वृत्ताकार संरचना, उसको थैलेक्वाइड्स कहेंगे। और इस तरह से संरचनाएं बहुत एक दूसरे के ऊपर बैठा हुआ है। तो इन सभी संरचनाओं को जब सभी थैलेक्वाइड्स को एक साथ ही मिला देंगे, तो एक साथ मिलाने के बाद उसको क्या कहते हैं, ग्रेनम कहते हैं। माने थैलेक्वाइड सिंगुलर वर्ड है और ग्रेनम प्लुरल वर्ड है। इसका एगो के लिए एगो वृत्ताकार संरचना को थैलेक्वाइड्स और बहुत से थैलेक्वाइड्स को जब मिला देंगे तो वह ग्रेनम हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब यह सिंगुलर और प्लुरल का बात है। तो एक हरित लवक के अंतर्गत जो है 40 से 60 वो ऐसा ग्रेनम पाया जाता है। ऐसा जो है आपको 40 से 60 वो कम से कम इसके अंदर संरचना इस तरह से आपको ग्रेनम मिलेंगे। ठीक है, 40 से 60 मिलेंगे एक हरित लवक के क्लोरोफिल के अंदर। ठीक है, तो चलिए इसकी संरचना के बारे में जान गए, इसका स्ट्रक्चर भी हम लोग देख लिए, लेकिन अब थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं इसका क्या है। कि क्लोरोफिल एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। यह वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण है। जानते हैं कि पत्तियों का जो हरा रंग होता है वह हरा रंग, यह पत्ती में जो हरा रंग है वह हरा रंग क्लोरोफिल के ही कारण संभव हुआ है। यह प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक मतलब पिगमेंट है।
इसमें क्या होता है, तो यह हर क्लोरोफिल जो होता है उस क्लोरोफिल में क्या होता है, कार्बन भी रहता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम, यह सब तत्वों मिल करके क्लोरोफिल का निर्माण करते हैं। और यह सौर ऊर्जा को क्या करता है, क्लोरोफिल क्या करता है, सूर्य से रोशनी लेता है क्लोरोफिल, इसको यहाँ पे ऑब्जॉर्व कर लेता है, ऑब्जॉर्व करके इसको सूर्य की रोशनी को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है, यही इसका मेन काम है। और रासायनिक ऊर्जा में बदलने के बाद क्या होता है कि यह नीचे से जानते हैं कि वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड जाता है और जड़ के द्वारा वाटर पहुंच जाता है, और वाटर जब दोनों पहुंच जाता है, इन्हें से कार्बन डाइऑक्साइड इधर से वाटर, दोनों मिल करके यहाँ ग्लूकोज और ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन बनता है। तो ग्लूकोज या स्टार्च भी कर सकते हैं बनता है, और बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन को तो एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाता है। और जो भोजन बनता है ग्लूकोज, वह यहाँ से देखिए ब्लू कलर में दिखा रहा है, यहाँ से होते हुए ब्लू कलर से होते हुए यह इस तरह से होते पौधे के विभिन्न भागों में भेज दिया जाता है। तो यही क्लोरोफिल काम करता है फोटोसिंथेसिस में। तो स्वपोषण के अंतर्गत जो प्रकाश संश्लेषण था, रसायन संश्लेषण, यह पोर्शन हम लोग पढ़ लिए, कंप्लीट हो गया। अब ये पोर्शन के कंप्लीट होने के बाद अब इधर वाला जो इसका पोषण के दूसरा जो प्रकार है उस प्रकार के बारे में जानेंगे। अब विषम पोषण के जो यह 3 गो टाइप है, इन तीनों टाइप के बारे में अब हम लोग विस्तार से चर्चा भी इसका करेंगे। इसका कंप्लीट हो गया टॉपिक। अब इस टॉपिक के बारे में चर्चा करने हम लोग चलते हैं। तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, मृतजीवी पोषण से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, विषम पोषण किसको कहते हैं इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। विषम पोषण को अंग्रेजी में हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। हेटेरोट्रॉप जो है ग्रीक वर्ड ये भी है, हेटेरोट्रॉप जो है ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ये वर्ड है हेटेरोट्रॉप। हेटेरो का अर्थ होता है अन्य या भिन्न, हेटेरो का अर्थ होता है अन्य या भिन्न, मतलब डिफरेंस या अदर, ठीक है, डिफरेंट या अदर। और ट्रॉपिक का अर्थ होता ही है, जानते ही हैं, न्यूट्रिशन। तो इस तरह से दूसरे जीवों से भोजन प्राप्त करना विषम पोषण कहलाता है। इसके मीनिंग के अनुसार हेटेरो मीन्स हुआ दूसरा, भिन्न, अन्य, और ट्रॉपिक मीन्स न्यूट्रिशन, दूसरा से भोजन प्राप्त करना विषम पोषण कहेंगे। तो यह तो इसका जो ग्रीक वर्ड हुआ इसके अनुसार हुआ। अब इसका थोड़ा सा ढंग से डेफिनेशन समझ लेते हैं। क्या कहता है हेटेरोट्रॉपिक कि पोषण की वह विधि, क्योंकि यह विषम पोषण क्या है, पोषण का दूसरा टाइप है। तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं न बनाकर किसी दूसरे जीवित अथवा मृत शरीर से अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे विषम पोषण कहते हैं। ठीक है, ठीक है। भोजन जो है अपने तो बना नहीं सकता है, इसके लिए भोजन के लिए क्या है, वह स्वयं न बनाकर किसी दूसरे जीवित पर भी हो सकता है, या कोई मरा गड़ा सड़ा हुआ जो चीज़ है वैसे चीज़ों से भी अपना भोजन प्राप्त कर सकता है। तो ऐसे पोषण को विषम पोषण कहते हैं, और ऐसे जीव को विषम पोषी कहा जाता है। ठीक है, जैसे में मनुष्य हो जाएगा, जंतु हो गया, कवक हो गया, बैक्टीरिया, ये सब बहुत तरह के ऐसे हैं जो सड़े गले चीज़ों से अपना भोजन करते हैं। ठीक है, तो अब इसके आधार पर इसको अंग्रेजी में समझना चाहते हैं तो समझ लीजिए डेफिनेशन कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक देयर ओन फूड एंड ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एनिमल, ठीक है, ह्यूमन हो गया, फंगी, इटीसी एग्जाम्पल हो गया। अब विषम पोषण का भी हम आपको तुरंत उधर दिखाए थे कि विषम पोषण के 3 प्रकार होता है काइंड्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का। उसमें से पहला है टॉपिक वह है मृतजीवी पोषण। ठीक है, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो देखिए, मृतजीवी पोषण नाम से ही हुआ कि मरा हुआ जीवों से भोजन प्राप्त करना। ठीक है, तो मरे हुए जीवों से जो भोजन प्राप्त करते हैं वैसी को ही मृतजीवी पोषण कहा जाता है, वैसे जीव को मृतजीवी कहा जाता है। अब सवाल उठता है कि मृतजीवी जो है घुलित पदार्थ को बहुत आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। कोई यदि पदार्थ हो, सड़ा गला हो या कोई भी हो, घुलित अवस्था में हो, तो वैसे पदार्थों को मृतजीवी जो हैं वे आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन जो ठोस पदार्थ हैं, जैसे कोई लकड़ी सड़ा हुआ हो या कोई जीव मरा हुआ हो और वैसे जीवों को भोजन करना हो, तो क्या वैसे जीवों को भी मृतजीवी क्या है आराम से भोजन ग्रहण कर लेते हैं? तो ऐसे पदार्थ जो ठोस पदार्थ के रूप में रहते हैं
वैसे पदार्थ को भी मृतजीवी भोजन को आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। मृतजीवियों में भोजन कार्बनिक पदार्थों को घुलित पदार्थों में परिवर्तित करने की क्षमता होती है, ताकि वे उन घुलित कार्बनिक पदार्थों को आसानी से अवशोषित कर सके। मृतजीवी पोषण जो है विधि का प्रकृति का बहुत अधिक महत्व है। ठीक है, जो जंतु या पौधे मर जाते हैं उनके शरीर को ये मृतजीवी जो है सड़ा गला करके उसको मूल तत्वों में बदलकर भूमि में पुनः प्रतिस्थापित कर देते हैं, और ऐसे तत्वों को हरे पेड़ पौधे फिर से भूमि से भोजन संश्लेषण हेतु कच्चे पदार्थों के रूप में सोख लेते हैं और इस तरह से भोजन का संश्लेषण करते हैं, और यह प्रकृति में हमेशा चलता रहता है। इसीलिए मृत जीवी को क्या कहा गया है? अपघटक, डेकम्पोजर भी कहा गया है। ठीक है, अब दूसरा हम लोग पढ़ते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, जिसको परजीवी पोषण का। पर मतलब होता ही दूसरा, जीव मतलब जीव से, दूसरा जीव से भोजन प्राप्त करना परजीवी पोषण है। अब है कि दूसरा जीव के शरीर के ऊपर भी रह सकते हैं और शरीर के अंदर भी रह सकते हैं, और दोनों जगह में से जिस जगह से भोजन जो है कार्बनिक पदार्थों के रूप में भोजन ग्रहण करते हैं तो ऐसे जीव को परजीवी कहा जाता है, और ऐसे भोज पोषण को परजीवी पोषण कहा जाता है। और जिस जीव से यह भोजन ग्रहण करते हैं उसको पोषी कहा जाता है, होस्ट कहा जाता है। ठीक है, तो आइए यहाँ तीन बात हुआ। तीन बात में क्या आया? एक बात हुआ कि दूसरे जीव से भोजन प्राप्त करना परजीवी, जो जीव भोजन प्राप्त करता है उसको परजीवी कहा जाता है, और जिस जीव से भोजन लिया जाता है उसको पोषी कहा जाता है, और भोजन ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है उसको परजीवी पोषण कहा जाता है। अब चलिए इसका डिफिनीशन को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जब जीव किसी अन्य जीव के शरीर के भीतर या बाहर मौजूद कार्बनिक पदार्थों को भोजन के रूप में ग्रहण करता है तो उसे परजीवी पोषण कहते हैं, और ऐसे जीव को परजीवी या पैरासाइट जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। जैसे में क्या है? टेपवर्म हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया। जानते हैं कि प्लाज्मोडियम क्या है? एक तरह से प्रोटोजोआ है, और इसी के शरीर में आने से मलेरिया की बीमारी होता है प्लाज्मोडियम, और इसको ढोने वाला जो वाहक होता है वह मादा एनोफिल मच्छर होता है। ठीक है, और इसके अलावा मच्छर भी हो गए। इसको अंग्रेजी में भी देख सकते हैं इसका डिफिनीशन को, ऑर्गेनिज्म लिव इन और ऑन अदर न्यूट्रिशन सिंथेसाइजिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल में टेपवर्म, प्लाज्मोडियम, मॉस्क्यूटो हो गया। तो यह सब जो जीव हैं, जैसे अमरबेल का प्लांट है, ठीक है, तो अमरबेल क्या होता है? किसी पौधा के ऊपर रहता है और इसका जड़ नहीं होता है, इसका केवल तना ही सब रहता है, और उसी पौधा से न्यूट्रिएंट जो है अपना पोषक पदार्थ जो है उसी के ऊपर रह करके अपना प्राप्त करते रहता है। तो यह भी पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का एक एग्जाम्पल है अमरबेल, जिसको अंग्रेजी में क्यूस्क्यूटा कहा जाता है। और दूसरा है मच्छर, मॉस्क्यूटो। यह भी क्या है? हम लोग के शरीर के ऊपर से क्या है? खून चूस करके अपना जिंदा रहता है, अपना जीवन चक्र चलाते रहता है। तो यह शरीर के ऊपर रह रहा है, यह पेड़ पौधा के ऊपर रह रहा है। लेकिन यह जो है कौन सी टेपवर्म क्या है? लेटरिन के मल के जो पेट के अंदर में बच्चों में देखिएगा ज़्यादा करके फीता कृमि जो होता है, केचुआ जैसा कृमि, तो यह क्या है? बच्चों में खास करके जिनका पेट के अंदर गंदगी या कुछ ऐसे उठाया हुआ चीज़ ज़मीन से नीचे खा लेते हैं, तो वैसे बच्चों को देखिएगा मल के साथ साथ छोटा छोटा कीड़ा निकल रहता है, वही है टेपवर्म। ठीक है, और प्लाज्मोडियम तो जानिए रहे हैं कि मच्छर के काटने से होता है, उसके लार में होता है, और वही जो हम लोग को काटने के बाद शरीर के अंदर जब यह मच्छर काटता है तो इसी काटने के बाद इसी में प्लाज्मोडियम रहता है, वह खून के द्वारा शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है, और प्रवेश करने के बाद यह हम लोग के शरीर में मलेरिया नामक बीमारी फैला देता है। यह क्या है? खुखड़ी है, जिसको कहते हैं कुकुरमुत्ता भी कहते हैं। ठीक है, मशरूम कहते हैं। तो यह मशरूम क्या है? सड़े गले जो ज़मीन के नीचे जो लकड़ी सब जो है पेड़ पौधा का पत्ती उत्ती सड़ जाता है, और सड़ने के बाद क्या होता है? वहीं पर यह प्लांट जो है ऐसे उगता है। आप बहुत से देखिएगा कि कोई घर का है ना, घर में यदि आप मक्का उक्का खाते होंगे तो उसका जो गुठली है वो फेंक देने के बाद कुछ दिन के बाद देखिएगा उस पर भी कुछ तरह इस तरह का, ठीक है, मशरूम टाइप का ही इसकी का एक वैरायटी होता है जो विषैला होता है, वो उग जाता है। तो यह सेप जो है आपको क्या है? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल है।
यह मृतजीवी पोषण का एग्जाम्पल है, क्योंकि यह सड़ा गला जगहों पर यह उगता है, तो इसलिए यह भी इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं उसमें। और यह तो आपका दोनों एग्जाम्पल किसमें हो गया, सेप्रोफाइटिक परजीवी पोषण में। अब पोषण का जो तीसरा विधि है उसका नाम है प्राणी संपोषण। तो प्राणी संपोषण क्या होता है, बड़े जीवों में होने वाला यह पोषण की विधि है जिसको हेलोजोइक न्यूट्रिशन कहा जाता है। तो प्राणी संपोषण जो हेलोजोइक न्यूट्रिशन है यह बड़े जीवों में होने वाला प्रक्रिया है। तो इसका परिभाषा क्या है, तो इसमें जो भी बड़े जीव हैं, जैसे हम लोग ही हैं, चावल है, रोटी है ना, मक्का है, ये सब खाते हैं, हरा सब्जी सब खाते हैं, ठीक है। बहुत से ऐसे जीव हैं जो मांस ये सब भी खाते हैं। तो यह सभी जो ऐसे जो ठोस कार्बनिक पदार्थों को भोजन के रूप में जो ग्रहण करते हैं दूसरे जगहों से, दूसरे स्रोत के माध्यम से, तो वैसे पोषण को प्राणी संपोषण कहा जाता है और ऐसे जीवों को प्राणी समभोजी कहा जाता है। अब इसको डिफिनीशन के रूप में बढ़िया से पढ़ लेते हैं कि जब जीव अपना भोजन ठोस कार्बनिक पदार्थों के रूप में अन्य स्रोतों से प्राप्त करता है उसे प्राणी संपोषण कहते हैं और ऐसे जीव को प्राणी समभोजी कहते हैं। इसको इंग्लिश में भी आप समझ सकते हैं कि व्हेन एन ऑर्गेनिज्म टेक्स हिज फूड इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स इज कॉल्ड हेलोजोइक न्यूट्रिशन। इसके एग्जाम्पल में कौन कौन हो सकते हैं, मनुष्य हो सकता है, ह्यूमन, फ्रॉग हो सकता है, अमीबा हो सकता है, घटपर्णी पिक्चर प्लांट हो सकता है। पिक्चर प्लांट भी क्या है, वह कीड़ा को खाता है, ठीक है। तो कीड़ा कैसे खाता है कि वह पौधा के अंदर ही रहता है इस तरह का। तो जो कलश पौधा होता है पिक्चर प्लांट, घटपर्णी पौधा भी उसको कहा जाता है, तो वह पौधा क्या है, इस तरह का संरचना होता है, ठीक है, इस तरह का संरचना होता है और यह संरचना में इस तरह से रहता है और इसी के पास यहाँ पर क्या है, इस तरह सा ढक्कन रहता है, ठीक है। और जैसे ही कि कीड़ा जो है इसके पास आता है, इसके अंदर प्रवेश करता है, प्रवेश करके जैसे ही अंदर जाता है वह यह जो पोर्शन है, यह पोर्शन इसको चारों तरफ से ढक लेता है और यह पदार्थ, यह जो कीड़ा है वह कीड़ा इसी के अंदर रह जाता है और लास्ट में इसी के अंदर मर जाता है और मर करके यह सड़ गल जाता है और इसी का जो पदार्थ है इसी को यह धीरे धीरे इसका जो शरीर का जो ठोस पदार्थ है उसको यह पौधा एब्जॉर्ब कर ले चल जाता है। तो यहाँ भी ठोस पदार्थ के रूप में यह पौधा लेता है जिसको कहते हैं घटपर्णी या कलश पौधा, जिसको अंग्रेजी में पिक्चर प्लांट कहा जाता है। तो यहाँ भी ये क्या है, प्राणी संपोषण का भी एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा बहुत से जीव जो होता है, प्राणी संपोषण को भी अभी 3 भागों में बांट दिया गया है। कौन कौन भाग है, तो हम लोग जानते हैं कि कुछ जीव ऐसे हैं दुनिया में जो शाकाहारी हैं, केवल साग सब्जी खाते हैं। तो ऐसे पौधे जो साग सब्जी खाने वाले जो जीव हैं उसको हार्बीवोरस या शाकाहारी प्राणी कहा जाता है, जैसे गाय है, बकरी है, खरगोश है, ठीक है, घोड़ा है, जेबरा है, यह सब जितने भी जीव हैं यह सब क्या है, शाकाहारी जीव हैं। यह हिरन है, ये सभी जो भोजन है साग के रूप में, ठीक है, घास पत्तियों इस सब को खा करके जीवित रहते हैं। और कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं मनुष्य जीव प्राणी संपोषण में जो मांस केवल खाते हैं, ठीक है, और मांस खा करके ही अपना जीवन जीते हैं, जिसमें शेर आ गया, चीता आ गया, बाघ आ गया, फ्रॉग आ गया, स्नेक आ गया। यह सब क्या है, मांसाहारी जानवर हैं जिसको कार्निवोरस कहा जाता है। तो ऐसे जीव भी हैं जो ठोस कार्बनिक पदार्थों के रूप में ही भोजन ग्रहण करते हैं, लेकिन यह मांस के रूप में भोजन ग्रहण करते हैं। तो यह भी प्राणी समभोजन का एक प्रकार हो, दूसरा हो गया। और तीसरा हो गया ओमनीवोरस, जिसको सर्वाहारी कहा जाता है, जो मांस और साग दोनों तरह के पत्ती, हरा घास माने साग सब्जी और मांस दोनों खाते हैं। तो ऐसे जीव को ओमनीवोरस या सर्वाहारी कहा जाता है। तो ऐसे में कौन आ जाते हैं, खुद मनुष्य ही है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, कुत्ता है, ठीक है, भालू है ना, मुर्गी है। तो यह सब जो जानवर हैं यह सब सर्वाहारी में गिनती आते हैं। यह दोनों तरह का भोजन करते हैं, साग सब्जी का भी प्रयोग करते हैं और मांस का भी भक्षण करते हैं। तो इस तरह से प्राणी संपोषण का 3 तरह का जो भाग था उस पोषण को भी समझ गए और यह अपना भोजन जो है ठोस कार्बनिक पदार्थों के रूप में अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं और ऐसे पोषण को प्राणी संपोषण कहते हैं और ऐसे जीवों को प्राणी समभोजी कहा जाता है।
तो अब हम लोग जो है स्वपोषी पोषण भी पढ़ चुके हैं, विषम पोषी पोषण भी पढ़ चुके हैं, इसका जो प्रकार था वो भी पढ़ चुके हैं, विषम पोषी पोषण का जो प्रकार था उसको भी पढ़ चुके हैं। और अब जब पढ़ने के बाद क्या है, दोनों में अब हम लोग थोड़ा सा अंतर भी समझ लेते हैं। ऐसे उतना जानने के बाद बहुत सा अंतर आपके दिमाग में ऐसे भी चल रहा होगा कि दोनों में क्या अंतर है, फिर भी हम लोग समझ लेते हैं। तो स्वपोषी पोषण में पहला अंतर है कि यह पोषण हरे पौधों में होता है, दिस इज फाउंड इन ग्रीन प्लांट। और यह पोषण क्या होता है, हरे पौधे को छोड़कर सभी जीवों में होता है, क्योंकि हरे पौधे में तो स्वपोषण होता है। तो हरे पौधों को छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी हैं जीव दुनिया में उस सभी में विषम पोषण होता है, माने एक्सेप्ट इन ग्रीन प्लांट एंड एल्गी दिस इज फाउंड इन ऑल द ऑर्गेनिज्म। यह पहला अंतर हुआ। दूसरा अंतर क्या हो सकता है, वे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, दीज कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और ये क्या करते हैं, वे भोजन के लिए स्वपोषी पर निर्भर रहते हैं। अभी बता चुके हैं कि विषम पोषी में भोजन के लिए स्वपोषी पर होते हैं। जो भोजन, जैसे हम लोग मनुष्य हैं तो चावल ले रहे हैं, चावल माने पेड़ पौधा से, गेहूं ले रहे हैं तो पेड़ पौधा से, मक्का है तो पेड़ पौधा से, कोई भी दाल है तो पौधा से। ठीक है, तो अधिकांश जो हम भोजन के लिए पौधों पर ही निर्भर करते हैं, स्वपोषी पर ही निर्भर करते हैं, माने दीज डिपेंड ऑन फूड प्रिपेयर्ड बाय ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, तो यह आपका दूसरा अंतर हो गया। तीसरा अंतर क्या है, इसमें क्लोरोफिल होता है। ठीक है, क्योंकि यह पौधों में होता है, पत्तियों में होता है प्रकाश संश्लेषण और स्वपोषण की क्रिया, इसलिए इसमें क्लोरोफिल होता है, दीज कॉन्टेन क्लोरोफिल। और इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, दीज डू नॉट कॉन्टेन क्लोरोफिल। ठीक है, चौथा अंतर क्या हो सकता है कि इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, दे हैव फोटोसिंथेसिस, और इसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती है, दे डू नॉट कॉन्टेन फोटोसिंथेसिस। तो इस तरह से चार गो जो डिफरेंस है वह हम लोग चारों डिफरेंस इस स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण में, स्वपोषी पोषण और परपोषी विषम पोषी पोषण को समझने के बाद अब हम लोग अगला जो टॉपिक है वह टॉपिक है अमीबा में पोषण। तो अमीबा में पोषण क्या होता है, न्यूट्रिशन इन अमीबा, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। हम लोग जानते हैं कि अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, अमीबा का पहला नंबर तो एक निश्चित आकार होता नहीं है, यह अनियमित आकार का होता है। किसी तरह का बना दीजिएगा संरचना, वो अमीबा का संरचना हो जाता है। तो यह अमीबा है, अमीबा का कोई फिक्स आकार नहीं है, यह एक कोशिका का बना हुआ है और इसके अंदर केवल केंद्रक और जीवद्रव्य होता है। ठीक है, और यह कुटपाद, यह जो मुड़ा हुआ पोर्शन है इसको कुटपाद कहते हैं, सूडोपोडिया कहा जाता है। इसी के सहायता से यह चलता भी है, भोजन भी ग्रहण करता है। ठीक है, और कोशिकाओं की तरह, जैसे हम लोग मानव में जो कोशिका होता है उस कोशिका के अंदर में बहुत से कोशिकांग होते हैं। ठीक है, जिसको अंगक भी कहा जाता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोफिल है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, यह बहुत तरह, अंतःप्रद्रवी जालिका है, गोल्जी बॉडी है, यह सब बहुत से है। लेकिन इसके अंदर इस तरह का कोई संरचना पाया नहीं जाता है और यह विश्व का सबसे आदि जीव है, माने बहुत ही प्राचीनतम जीव है। लेकिन इतना प्राचीनतम जीव होने के बावजूद इसकी संरचना में कोई परिवर्तन नहीं आया है। ठीक है, मानव की संरचना और भी जीवों की संरचना में बहुत परिवर्तन आ गया है, लेकिन यह अमीबा ही ऐसा जीव है जिसकी संरचना में कोई परिवर्तन नहीं आया है। करोड़ों वर्ष पहले जैसा अमीबा था वैसा ही अमीबा आज भी है। तो यह अमीबा किस तरह से भोजन ग्रहण करता है इसी के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो यह अमीबा जो है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको अमीबा के बारे में समझा दे रहे हैं। यह अमीबा का चित्र है जिसको माध्यम से हम बता रहे हैं। तो इसमें अमीबा क्या होता है कि अमीबा जैसे ही इसके पास कोई भी भोजन आता है, ठीक है, अभी बताए थे यह जो मुड़ा हुआ पोर्शन रहता है, इस मुड़ा हुआ पोर्शन को कुटपाद या सूडोपोडिया कहा जाता है। ठीक है, और यह भोजन का पार्टिकल है, यह भोजन है। तो जैसे ही अमीबा को आभास होता है कि यहाँ भोजन है, उसके नज़दीक चला जाता है और जाने के बाद यह कुटपाद को क्या करता है, उसके चारों तरफ घेरना शुरू कर देता है। इस तरह से अपना कुटपाद को सिकुड़ाने लग जाता है और यह कुटपाद जब सिकुड़ते जाता है तो यह भोजन को क्या करता है, अंदर ग्रहण कर लेता है।
ठीक है। और अंदर ग्रहण कर करके एक तरह का फूड वैक्यूल, खाद्य रसधानी भी कह सकते हैं या खाद्यधानी, ठीक है। खाद्यधानी के अंदर यह भोजन को अंदर ले लेता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, यह जो जीव द्रव्य है, इस जीव द्रव्य के अंदर जो है पाचक एंजाइम रहता है, जो भोजन को क्या करता है, इसके अंदर जा पहुँच करके इसको भोजन को पचाते रहता है। और पचाने के बाद जब भोजन यह पच जाता है तो पचा हुआ भोजन जो है फिर जीव द्रव्य के बाहर में जीव द्रव्य में छोड़ दिया जाता है। अंदर से जो है खाद्यधानी से वो भोजन जो पचा हुआ भोजन या जीव द्रव्य में है ना, डिफ्यूजन प्रोसेस कहा जाता है उसको, विसरण, वो विसरित होकर के एक जीव द्रव्य में आ जाता है। और जब जीव द्रव्य में आ जाता है इसका पचा हुआ भोजन, तब इसके अंदर क्या है, अनपचा भोजन बच जाता है, ठीक है। और अनपचा भोजन जैसे ही इसके अंदर बचता है, या फिर धीरे धीरे क्या करता है, यह जो झिल्ली है इसकी, यह झिल्ली के नज़दीक में आ जाता है। और जैसे ही यह झिल्ली के नज़दीक में आता है, यहाँ पर क्या होता है, यह पोर्शन ब्रेक कर जाता है। और ब्रेक करके इसका अंदर का अनपचा जो भोजन है, यहाँ पर देखिए इस अगला फिगर में दिखा दिए हैं कि अनपचा जो भोजन होता है वह फिर बाहर निकल जाता है। और जैसे ही बाहर निकल जाता है, इस तरह से इसका पोषण का जो प्रक्रिया है, भोजन ग्रहण करने से पचाने तक की जो प्रक्रिया है, और उसका बेकार पदार्थ को, अनपचा भोजन को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है, यह पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो इसी तरह से अमीबा में होता है। चलिए देखिए, यहाँ पर लिख दिए हैं आपको नोट्स के लिए, और इसको समझ लीजिए कि अमीबा कुटपाद के द्वारा, कुटपाद मतलब यही जो सूडोपोडिया है, यह जो बाहर निकला हुआ जो ये पोर्शन है, इसी को हम लोग कुटपाद कहेंगे। यह जो पोर्शन निकला हुआ है, इसी को हम लोग कुटपाद कहेंगे। तो यह कुटपाद की सहायता से भोजन को घेर कर खाद्यधानी में बंद कर लेता है। जब कुटपाद ऐसे घिर जाता है तो वह खाद्यधानी का निर्माण करता है। देखिए यहाँ खाद्यधानी हो गया है, ठीक है। तो खाद्यधानी में बंद कर लेता है। खाद्यधानी क्या है, खाद्यधानी मीन्स फूड वैक्यूल, कोशिका के अंदर भ्रमणशील होता है, कोशिका के अंदर जो है यह घूमते रहता है, ठीक है। और जीव द्रव्य में मौजूद जो पाचक एंजाइम है भोजन को पचाते हैं, और पचा हुआ भोजन के अवयव को खाद्यधानी में विसरित मीन्स डिफ्यूज, विसरित मीन्स क्या हुआ, डिफ्यूज होकर के कोशिका द्रव्य में मिलते रहते हैं। और इस तरह से सभी पचा हुआ भोजन इसके अंदर आ जाता है, और अनपचा जो भोजन है खाद्यधानी से बाहर फेंक दिया जाता है। तो यह आपका उसका डाइजेशन का जो पूरा प्रोसेस जहाँ न्यूट्रिशन का, यह पूरा अमीबा में बता दिए। उसी को इंग्लिश में भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि अमीबा इन जेस्ट फूड विथ द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया एंड फॉर्म अ फूड वैक्यूल इनसाइड द अमीबा। बता चुके हैं कि अमीबा के अंदर बनता है। फूड वैक्यूल रिमेन मूविंग इन द साइटोप्लाज्म, और जो फूड वैक्यूल होता है वह साइटोप्लाज्म में घूमते रहता है। डाइजेस्टिव एंजाइम फ्रॉम साइटोप्लाज्म इंटर इनटू फूड वैक्यूल, ठीक है। इसमें जो पचा एंजाइम होता है वह एंजाइम जो है इसके अंदर पहुंच जाता है, और पहुंच करके भोजन को डाइजेस्ट करने लगता है। द डाइजेस्टेड फूड डिफ्यूज आउट, यही डिफ्यूज मतलब विसरण, डिफ्यूज होना मतलब विसरण, अंदर से होकर के बाहर निकल जाना, फैल जाना, आउट इनटू साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में चला जाता है। और द इनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रू आउट, और वहाँ से जो अनपचा होता है, अनडाइजेस्टेड फूड होता है, वह बाहर निकल जाता है। इस तरह से अमीबा में है ना न्यूट्रिशन पोषण का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग मानव का पाचन तंत्र, ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो मानव का जो पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम, यह बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, लेकिन चलिए इस टॉपिक को बहुत ही इजी वे से हम लोग करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत से, इस सिस्टम में बहुत से ऑर्गन जो है अंग भाग लेते हैं, और उनके बारे में भी हम लोग समझेंगे। तो यह है आपका मानव के जो पाचन तंत्र है उस तंत्र का फिगर है। भोजन जानते हैं कि मनुष्य में पाचन की क्रिया जो है मुख से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो पाचन की क्रिया जो है मुख से स्टार्ट होता है, और लास्ट में इसका जो है गुदा में जा कर के, ठीक है, समाप्त हो जाता है। तो यह पाचन क्रिया कैसे स्टार्ट माने शुरू होता है, कैसे कैसे आता है, इसके बारे में विस्तृत हम लोग चर्चा जो है अभी यहाँ पर करेंगे। अभी शॉर्ट में आपको चर्चा में यही बता दे रहे हैं कि हम लोग का पाचन की क्रिया जो है मुख से चालू हो जाता है,
और मुख में जो लार होता है वह लार का भी रोल है, ठीक है। तो यह मुख से हुआ, इसको भोजन को हम लोग यहाँ पर चबाए, उसको लार से मिल गया। लार में क्या होता है, टाइलिन नामक एंजाइम होता है। फिर यहाँ से होने के बाद यह भोजन जो है ग्रास नली द्वारा, जिसको ईसोफेगस भी कहा जाता है, उसके द्वारा क्या होता है, यह आपको पेट में, जिसको आमाशय कहते हैं, यहाँ पर पहुँच जाता है। जैसी भोजन यहाँ पर आता है तो लीवर से भी, लीवर के नीचे देख लीजिए यहाँ पर है पित्ताशय, गोल ब्लाडर कहते हैं, जो ग्रीन कलर में दिख रहा है, यहाँ पर भी इसका रोल होता है। इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा आगे करेंगे, शॉर्ट में अभी आपको समझा दे रहे हैं। और फिर भोजन जब यहाँ पेट में पहुँच जाता है तो यहाँ अम्ल ये सब रहता है, यहाँ भोजन का पिसाने का काम होता है, ठीक है। और यह लई पेस्ट के रूप में बनने का काम शुरू हो जाता है यहीं से ही। और इसके बाद जब भोजन यहाँ पर आ जाता है, इसमें अम्ल भी रहता है, अम्ल भी इसमें आने वाले बैक्टीरिया जीवाणु को नष्ट करता है। इसके बाद यह भोजन आगे बढ़ता है, जिसका नाम है ग्रसनी, ठीक है। तो यह ग्रसनी के पास पहुँच जाता है, जिसको हम लोग पक्वाशय भी कहते हैं। और पक्वाशय में पहुँचने के बाद, और यहीं पर देखिए, यहाँ पर जो येलो कलर का दिख रहा है पीला में, जिसका नाम है अग्नाशय पेनक्रियाज कहा जाता है। इससे भी बहुत से एंजाइम निकलता है, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा सबको पाचन करने वाले होते हैं। और उसके बाद यह भोजन में मिल जाता है। यहाँ से आने के बाद, यह ग्रसनी के बाद यहाँ आपको यह छोटी आंत में पहुँच जाता है। ऐसे छोटी आंत यहीं से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और यह, जिसको यहाँ ग्रसनी अभी बोले थे, और आने के बाद यह यहाँ पर आ जाता है, जिसको नाम है इलियम, ठीक है। और इलियम और ग्रसनी दोनों को मिला दीजिएगा तो छोटी आंत हो जाता है। और छोटी आंत में जो है पूरा भोजन का लास्ट यहाँ पर डाइजेशन का काम होता है, खास करके वसा का पाचन यहीं पर होता है। और जब यहाँ पर पूरा भोजन पच जाता है तो फिर अनपचा, और पचने के बाद रक्त में यहाँ से ही भेज दिया जाता है। और जो अनपचा भोजन होता है फिर यह बड़ी आंत में आ जाता है, और बड़ी आंत से होते हुए, मलाशय से होते हुए, ठीक है, होते हुए बाहर गुदा के द्वारा शरीर से बाहर मल के रूप में बाहर निकल जाता है। तो चलिए, ये तो अभी आपको हम शॉर्ट में समझाए, लेकिन इसका विस्तृत रूप से चर्चा जो है, अब हम एक अंग के बारे में इस पर हम चर्चा करेंगे कि कहाँ पर कौन अंग का और किसकी क्या भूमिका है। चलिए, तो अब यहाँ पर अगला जो टॉपिक आता है वो भोजन के पाचन में लार की भूमिका, ठीक है। तो भोजन के पाचन में जो लार है, मुंह के पास जो लार निकलता है, भोजन जैसे ही हम लोग कोई भी स्वादिष्ट भोजन देखते हैं या कोई ऐसा चीज़ देखते हैं तो मुंह में ऑटोमेटिक क्या होता है, लार की उत्पत्ति हो जाता है, ठीक है। तो वह लार जो है भोजन के पाचन में क्या भूमिका निभाता है, ठीक है। द रोल ऑफ सलीवा इन द डाइजेशन, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो कहता है कि मनुष्य के मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं, जिससे लार की उत्पत्ति होती है। अब 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ कहाँ कहाँ होती है, इसके बारे में भी समझ लीजिए। तो देखिए, आपको एक तो यहाँ पर है लार ग्रंथि, और 2 यहाँ पर है लार ग्रंथि। एक देखिए यह पोर्शन वाला लार ग्रंथि है, और एक है नीचे वाला पोर्शन। ये तीनों लार ग्रंथि का अलग अलग नाम है। तो यह जो ऊपर वाला जो लार ग्रंथि है, इस लार ग्रंथि का नाम है कर्णमूल लार ग्रंथि, ठीक है। इसका नाम है कर्णमूल लार ग्रंथि, जिसको अंग्रेजी में पेरोटिड कहा जाता है। तो पहला जो ऊपर जो है कान के पास ये ग्रंथि है, इसलिए कान के पास रहने के चलते इसका नाम है कर्णमूल लार ग्रंथि, जिसको पेरोटिड सेलेवरी ग्लैंड कहा जाता है। अब दूसरा जो लार ग्रंथि है वह जीभ के नीचे में है, मुख जैसे है, मुख के नीचे जो जीभ है उसी जीभ के पास जो है यह दोनों ग्रंथि है। इसका क्या क्या नाम है, चलिए हम लोग इसको भी समझ लेते हैं। तो यह जो जीभ के पास है इसका नाम है अधो जिह्वा लार ग्रंथि, जिसको अंग्रेजी में सब लिंगुअल सेलेवरी ग्लैंड कहा जाता है, सब लिंगुअल सेलेवरी ग्लैंड कहा जाता है। और एक और यह जो है आपका नीचे में तीसरा लार ग्रंथि, ठीक है, इसका नाम है सब मैक्सिलरी
लार ग्रंथि। तो इस तरह से हम लोग के मुख में 3 गो लार ग्रंथि पाया जाता है, ठीक है। और यह तीनों लार ग्रंथि से जो है लार की उत्पत्ति होता है, और उस लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायता करता है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग अब बढ़िया से 3 गो पहला नंबर लार ग्रंथि होता है, तीनों लार ग्रंथि का नाम हम लोग जान गए, और किस किस जगह पर यह पोजीशन में चित्र में हम लोग देख भी लिए हैं। यहाँ पर भी आपका चित्र में दिया हुआ है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए कर्ण के पास है, इसलिए कर्णमूलक लार ग्रंथि है, ठीक है। दूसरा जो है यहाँ देखिए पीला का जो सबसे नीचे है उसके थोड़ा सा ऊपर में है, जिसको अधोजिह्वा लार ग्रंथि कहा गया है, और एक नीचे है जिसका नाम है सब मैक्सिलरी लार ग्रंथि, ठीक है। तो यह 3 गो ग्रंथि है। तो ये ग्रंथि क्या काम करता है, इसका क्या रोल है, तो चलिए अब रोल समझ लेते हैं। लार जो है भोजन को चिकना और मुलायम बनाता है। सेलिवा मेक्स फूड स्मूथ एंड सॉफ्ट बनाता है। दूसरा इसका क्या रोल है, तो लार में जो मौजूद एंजाइम टाइलिन होता है एवं इमाइलेज जो होता है वो भोजन के कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज शर्करा में बदल देता है, ठीक है। स्टार्च को टाइलिन एंजाइम जो है माल्टोज जो है वो माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, माने टाइलिन एंजाइम कन्वर्ट्स कार्बोहाइड्रेट टू माल्टोज शुगर, इसमें यह कन्वर्ट कर देता है। तो लार का यह 2 गो फंक्शन हम लोग समझ गए, इसका इतना ही काम है लार का, ठीक है। भोजन को चिकना मुलायम बनाना, और टाइलिन जो एंजाइम होता है वह कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज शर्करा में बदल देता है, यही इसका मेन रोल है। अब अगला जो टॉपिक है वह टॉपिक है एंजाइम, ठीक है। एंजाइम के बारे में हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि एंजाइम होता क्या है, और इसके बारे में हम लोग पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन एंजाइम उत्पन्न कहाँ से होता है यह भी समझना है। तो हम लोग के शरीर में बहुत से ऐसे अंग हैं जो एंजाइम का उत्पत्ति करते हैं, और यह एंजाइम इसलिए उत्पन्न करते हैं ताकि भोजन का जो है पाचन जो है आसान से हो सके, और भोजन में जो मौजूद मुख्य अव्यय हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, यह 3 गो मेन अव्यय है। यह तीनों अव्यय को पचाने के लिए यह एंजाइम जो है शरीर से बाहर, शरीर मतलब माने शरीर के जो अंग हैं उस अंग में जो मौजूद ग्रंथियां हैं उन ग्रंथियों से उत्पन्न होता है और भोजन के पाचन में सहायता करता है। जैसे अभी यहाँ पर 3 गो लार ग्रंथि था, तो इन तीनों लार ग्रंथि से टाइलिन नामक एंजाइम उत्पन्न हुआ, ठीक है। और जब यह एंजाइम यहाँ से उत्पन्न हो जाता है तो यह भोजन यहाँ के बाद कहाँ पहुँच जाता है, आमाशय में पहुँच जाता है, पेट के अंदर पहुँच जाता है। और जैसे ही यह पेट के अंदर पहुँचता है, यहाँ पर क्या है, इसके अंदर में पित्त अमाशय जो है, इस अमाशय के अंदर से जो ग्रंथि है जठर ग्रंथि, वह जठर ग्रंथि से जठ रस का स्त्राव होता है, और इस जठ रस में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और यही हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है भोजन को यहाँ पर अम्लीय बना देता है, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में भी हम इस चर्चा विस्तृत रूप से करेंगे। तो यहाँ से भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकला, फिर लीवर है, यह सबसे बड़ा ग्रंथि है मानव शरीर का, और यहाँ से भी क्या होता है, पित्त निकलता है, और पित्त निकल के हरा वाला जो पोर्शन है पित्ताशय, जिसको गोल ब्लैडर कहते हैं, इसमें जमा हो जाता है, और आने के बाद भोजन को यह क्या करता है, क्षारीय बना देता है। अम्लीय ही यहाँ था, इसके बाद ये भोजन क्षारीय हो गया। यहाँ से भी एंजाइम निकलता है जिसमें यहाँ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, जिसमें कार्बोहाइड्रेट के लिए एमाइलेज एंजाइम निकलता है, प्रोटीन के लिए पेप्सिन एंजाइम निकलता है, और वसा के लिए लाइपेज एंजाइम निकलता है। यह तीनों एंजाइम जो है फिर यहाँ आने के बाद यह ग्रसनी जो है पकवाशय, इसके अंदर जाके मिल जाता है, और इस तरह से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पाचन की क्रिया यह छोटी आंत में पचना, प्रोसेस होना शुरू हो जाता है। तो यही है एंजाइम, इन अंगों से उत्पन्न होने वाला एक तरह का क्या है, जैव उत्प्रेरक पदार्थ है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। तो चलिए अब इसके बारे में हम विस्तृत परिभाषा समझते हैं। तो एंजाइम क्या है, जैव उत्प्रेरक होते हैं, जैव उत्प्रेरक माने जीवों के अंदर उत्पन्न होने वाले कैटेलिस्ट हैं। ये उत्प्रेरक क्रिया द्वारा भोजन के जटिल अवयवों को, भोजन के जटिल अवयव कौन कौन है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को सरल भागों में खंडित कर देते हैं, जिससे वे घुलनशील हो जाते हैं और शरीर में उनका अवशोषण हो जाता है।
इसी एंजाइम के चलते जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा हम लोग खाते हैं वह सभी का क्या हो जाता है, पूरा जो है जटिल से कॉम्प्लेक्स से सिंपल कंपाउंड में विघटित हो जाते हैं और घुलनशील हो जाते हैं और उसको फिर रक्त के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, एब्जॉर्ब करने का काम किया जाता है। तो यह हुआ हिंदी में। इंग्लिश में समझ सकते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट विच ब्रेक डाउन द complex food molecules into small particles which can be absorbed from the alimentary canal into the blood stream। ठीक है, रक्त के द्वारा जो है धमनी और शिरा ये सब जो है उसके द्वारा जो है एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, तो यह आपका जो है एंजाइम का डिफिनीशन हुआ कि एंजाइम क्या कहेंगे। तो एंजाइम जो है एक जैव उत्प्रेरक होता है और इसी के द्वारा भोजन का जटिल से सरल पदार्थों में बदल दिया जाता है। तो एंजाइम का क्या क्या काम है अभी हम तुरंत समझेंगे। इसी बताया कि विभिन्न अंगों से बहुत तरह के एंजाइम निकलते हैं और हर एंजाइम का कुछ न कुछ भोजन के पाचन करने में काम करता है। तो कैसे कौन कौन एंजाइम क्या काम करता है इसी को चलते हम लोग समझते हैं। तो एंजाइम का जो कार्य है, फंक्शन है, उसको समझ लेते हैं। जैसे एमाइलेज भोजन को, एमाइलेज जो एंजाइम होता है या टाइलिन जो एंजाइम होता है वो भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को क्या बना देता है, माल्टोस में बदल देता है। माने एमाइलेज कन्वर्ट्स कार्बोहाइड्रेट इनटू माल्टोस ए स्वीट। और माल्टोस क्या है, ए स्वीट सब्सटेंस है। जब आप भोजन को चबाइएगा और कुछ ज़्यादा देर तक चबाइएगा तो वह भोजन जो है फिर मीठा आपको लगने लगेगा। वो भोजन में मीठापन किसके चलते आया, ये एमाइलेज टाइलिन नामक एंजाइम के चलते। तो यह है इसका एक फंक्शन एंजाइम का कि यह कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदल देता है। कौन, एमाइलेज एंजाइम, टाइलिन एंजाइम। दूसरा क्या करता है, पेप्सिन। यह कहाँ से निकलता है, अग्नाशय से, पेनक्रियाज से निकलता है। तो पेप्सिन जो है घुलनशील प्रोटीन को, जो हम लोग दाल ये सब खाते हैं, प्रोटीन वाला जितना भी पदार्थ है यह सभी पदार्थ में प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन को पचाने के लिए जो एंजाइम होता है उसका नाम क्या है, पेप्सिन। यह पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। ठीक है, क्या में बदल देता है, पेप्टोन में बदल देता है। और पकवाशय में मौजूद जो है ट्रिप्सिन एंजाइम वह पेप्टोन को, ठीक है, पकवाशय में जो मौजूद एंजाइम होता है, पकवाशय देखिए यहाँ है आपका, तो इसी जो यहाँ है अग्नाशय, इसी से यह हार्मोन निकलता है। ठीक है, और हार्मोन निकल करके आपको पकवाशय में जो मौजूद एंजाइम ट्रिप्सिन होता है वह पेप्टोन को एमिनो अम्ल में बदल देता है। माने प्रोटीन इज कन्वर्ट इनटू पेप्टोन बाय द एक्शन ऑफ पेप्सिन। ठीक है, इन ड्यूडेनम जो है ट्रिप्सिन एक्ट ऑन द पेप्टोन एंड कन्वर्ट इट टू एमिनो एसिड। ठीक है, जो पकवाशय, ड्यूडेनम मतलब क्या हुआ, पकवाशय। तो पकवाशय में जो मौजूद होता है ट्रिप्सिन, अभी बताए हैं कि पकवाशय में जो मौजूद होता है ट्रिप्सिन वह पेप्टोन को एमिनो अम्ल में बदलने का काम करता है। यही आपका पोर्शन, यह जो मुड़ा हुआ पोर्शन है यही पोर्शन जो है आपके लिए पकवाशय है। इसकी इस तरह से भी संरचना आप देख सकते हैं, देख लीजिए। यह है अमाशय। ठीक है, यही जिसको हम लोग पेट कहते हैं। इसी पेट के पास आगे जब बढ़ता है भोजन यहाँ से, तो यहाँ जब आता है तो यहाँ से जो इसमें से निकलता है यही अग्नाशय है। ठीक है, यह अग्नाशय से 3 गो एंजाइम निकलता है। वह सभी एंजाइम जो है इसके अंदर फिर भोजन में मिल जाता है। ठीक है, और यहाँ से जो पित्त रस पकवास पित्त, यहाँ से जो पित्त निकलता है वह पकवास होते हुए वो भी भोजन में मिल जाता है। तो इस तरह से यह जो है अग्नाशय है, इसी यहीं पर से इंसुलिन हार्मोन भी निकलता है। इंसुलिन हार्मोन जानते हैं कि भोजन में ग्लूकोज जो होता है, कार्बोहाइड्रेट, उसका कंट्रोल जो है इंसुलिन के द्वारा ही होता है। और जब उसकी इंसुलिन कम होने लगता है तो हम लोग के ब्लड में क्या होता है, शर्करा की मात्रा बढ़ जाता है, शुगर का मात्रा बढ़ जाता है और तब हम लोग को डायबिटीज़ नामक बीमारी या चीनी रोग नामक बीमारी होने लगता है। तो चलिए अभी हम लोग इसके बारे में अभी और विशेष रूप से हम चर्चा करेंगे। अभी पहले हम लोग इस टॉपिक को फाइनल करते हैं। अब इसका तीसरा फंक्शन क्या है, तो वहीं पर अग्नाशय से ही क्या होता है, पेनक्रियाज से ही जहाँ इंसुलिन उत्पन्न होता है वहीं से एक लाइपेज नामक एंजाइम भी निकलता है
और वह लाइपेज नामक जो एंजाइम होता है यहीं से, यहाँ देख लीजिए, इसी से लाइपेज नामक एंजाइम रिलीज होता है। और यह जो लाइपेज नामक एंजाइम है वह वसा मतलब तेल वाला पदार्थ, जो हम लोग क्या है, सब्जी हो या और कोई भी चीज़ हो, कोई ऐसा छाना हुआ चीज़ खाते हैं तो उस समय जो तेल है वह तेल क्या है, वसा है। और वो वसा को क्या बनाता है, वसीय अम्ल में बना देता है और ग्लिसरॉल में बदल देता है। और यह जो वसीय अम्ल है वह डाइजेस्ट होने लायक हो जाता है, जहाँ छोटी आंत में जाने के बाद इसका डाइजेशन हो जाता है। तो यह जो प्रोसेस होता है वह छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हो कि लाइपेज एंजाइम कन्वर्ट्स फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, तो यह एंजाइम क्या होता है समझ गए, एंजाइम का क्या क्या काम है ये भी समझ गए। कार्बोहाइड्रेट को पाचन करने के लिए माइलेज है, प्रोटीन को पाचन के लिए पेप्टिन और ट्रिप्सिन है एंजाइम है, और वसा को पाचन करने के लिए जो एंजाइम निकलता है उसका नाम है लाइपेज। ठीक है, यही जो है वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। तो हम लोग तीनों एंजाइम जो मेन रूप से हम लोग के शरीर में रिलीज होता है 3 तरह के अवयवों को पचाने के लिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, उसको बारे में जान गए। और एंजाइम का फंक्शन भी समझ में आपको आ गया होगा। तो अब चलते हम लोग अगला टॉपिक पर। अगला जो टॉपिक है वह है कार्बोहाइड्रेट का पाचन, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इस टॉपिक को हम लोग फाइनल करेंगे, समझेंगे कि कैसे होता है। हम लोग जो भोजन, कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या, चावल है ना, गेहूँ, मक्का, ठीक है, शकरकंद, यह सब जितने भी चीज़ हैं वह कार्बोहाइड्रेट है। इसमें आलू हो गया, यह सब में कार्बोहाइड्रेट थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो यह कार्बोहाइड्रेट का हम लोग के शरीर में पाचन कैसे होता है इसके बारे में हम लोग विस्तृत जो है जानेंगे यहाँ पर। तो आइए चले हम लोग समझते हैं कि लार ग्रंथियों से निकलने वाले टाइलिन नामक एंजाइम जो है वह कार्बोहाइड्रेट को माल्टोस में बदल देता है। ये हम लोग अभी तुरंत ऊपर पढ़े थे कि यह हम लोग के मानव के शरीर में क्या है, 3 लार ग्रंथियाँ हैं, और इन तीनों लार ग्रंथियों से क्या है, यहाँ एक टाइलिन नामक एंजाइम निकलता है। और ऐसे पाचन की क्रिया तो हम लोग जानते हैं कि मुख से ही स्टार्ट हो जाता है। और यह जो टाइलिन जो एंजाइम होता है वह कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट है वह कार्बोहाइड्रेट को या ग्लूकोज कह सकते हैं। तो यह जो कार्बोहाइड्रेट होता है उस कार्बोहाइड्रेट को क्या बना देता है, माल्टोज में बदल देता है। ठीक है, और जब माल्टोज में बदल जाता है वह भोजन, तो भोजन फिर वहाँ से ग्रसिका के द्वारा कहाँ पहुँच जाता है, या पेट में पहुँच जाता है, जिसका नाम है आमाशय। ठीक है, या स्टोमेक भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यह भोजन जो होते हुए या कहाँ पहुँच जाता है, इस पेट में, आमाशय में पहुँच जाता है। और इस आमाशय के अंदर, ठीक है, जठर रस होता है। ठीक है, इसके अंदर जो है जठर ग्रंथि होता है, और जठर ग्रंथि से जठर रस का स्त्राव होता है। तो चलिए हम लोग उसके बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो आइए, तो जब भोजन पक्वाशय में पहुंचता है तब अग्नाशिक रस जो है भोजन में मिलता है। अग्नाशिक रस में मौजूद जो एंजाइम होता है एमाइलेज, माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। अभी तुरंत समझाएं कि जैसे ही यहाँ पर पहुँचता है भोजन, ठीक है, ग्रसिका के द्वारा, ठीक है, ग्रासनली के द्वारा या पेट के अंदर, तो यहाँ पर पेट में पहुँचने के बाद, ठीक है, यह भोजन जब यहाँ पहुँच जाता है तो पहुँचने के बाद जो है यह भोजन के पक्वाशय में पहुँचने के बाद यहाँ अग्नाशय रस जो होता है, अग्नाशय है, इस अग्नाशय रस से जो है इसके अंदर भोजन में जा कर के, ठीक है, अग्नाशय रस से में मौजूद जो एमाइलेज एंजाइम होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 एंजाइम रिलीज होता है। एक का नाम क्या है, तीनों के यदि बारे में समझना है तो थोड़ा सा समझा देते हैं। तो यहाँ देखिए, यह अग्नाशय है और ये अग्नाशय से 3 एंजाइम यहाँ पर रिलीज होता है जो मेन है। पहला जो एंजाइम होता है उसका नाम है एमाइलेज। ठीक है, यह अग्नाशय रस होता है, अग्नाशय है, अग्नाशय से जो निकलने वाला एंजाइम है उसको अग्नाशय रस कहा जाता है। ठीक है, और दूसरा जो एंजाइम इससे जो अग्नाशय जो रस हुआ उस रस में से पहला एक एंजाइम है एमाइलेज। यह क्या करता है,
तो यह कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करने का काम करता है। दूसरा यहाँ जो एंजाइम निकलता है, ऐसे तो यहीं पकवासे से ही एंजाइम दूसरा निकल जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो दूसरा एंजाइम निकलता है वो प्रोटीन का पाचन करने वाला होता है, जिसका नाम है ट्रिप्सिन। यह प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है, यह प्रोटीन को पचाने में करता है। यह दूसरा एंजाइम यहाँ पर इसी से निकलता है, ठीक है। अग्नाशय से ही इसी से यहाँ पर दूसरा एंजाइम निकलता है। और तीसरा जो एंजाइम निकलता है उसका नाम है लाइपेज, जो क्या करता है, फैट के पाचन में, डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो यह लाइपेज 3 गो यहाँ एंजाइम निकलता है। लेकिन अभी हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ रहे हैं, जब प्रोटीन और वसा के बारे में पढ़ेंगे तब इसके बारे में होगा। अभी केवल चर्चा यही एमाइलेज के बारे में होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखें कि जब भोजन पकवासा में पहुँचता है तब अग्नाशयिक रस भोजन में मिलता है, ठीक है, जैसी पकवासा है, ठीक है। भोजन को यहाँ से जो अमाशय हुआ, अमाशय से बढ़ने के बाद यहाँ का पोर्शन के बाद इसका नाम है पकवासा। यह पोर्शन को हम लोग पकवासा कहते हैं, जो लूप जैसा संरचना है, ठीक है, इसी का नाम है पकवासा, ठीक है, जिसको ग्रहणी भी कहा जाता है, ठीक है। तो यह पकवासा में जब पहुंचता है भोजन कार्बोहाइड्रेट, तो कहता है अग्नाशयी रस में मौजूद जो माइलेज है होता है वह, और यहाँ पर भी बता चुके हैं कि एमाइलेज एंजाइम निकलता है, और वह एंजाइम क्या करता है, एमाइलेज माल्टोज को, जो यहाँ पर देखिए कार्बोहाइड्रेट को, टाइलिन जो है कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज बनाया था, ठीक है। टाइलिन एंजाइम जो है कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज बनाया, और यह जो माल्टोज फिर आ गया कहाँ पर, पकवासा में। और जब पकवासा में पहुँच गया तो यहाँ पर जो अग्नाशयी रस से मौजूद जो एंजाइम है एमाइलेज, वह माल्टोज को क्या बना देता है, अब यहाँ पर ग्लूकोज में बदल देता है। और इस ग्लूकोज को क्या कहता है, छोटी आंत में जो मौजूद रसांकुर होते हैं विली, उसके द्वारा अवशोषित कर दिया जाता है। थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिए कि छोटी आंत है क्या, तो देख लीजिए आपका यहाँ पर जानते ही हैं कि जो यह कहना चाह रहा है कि यह पकवासा है, ग्रसनी। और यहाँ के बाद जब भोजन हो मिल जाता है तो यह ग्लूकोज में जब बदल जाता है, तो ग्लूकोज में बदलने के बाद यह छोटी आंत में, मतलब छोटी आंत के अंदर प्रवेश कर जाता है यह भोजन, ठीक है, जिसको हम लोग इलियम भी कहते हैं। इसको छोटी आंत तो ऐसे होता है, ग्रसनी और इलियम, ये दोनों को मिला दीजिएगा तो छोटी आंत कहलाएगा। मतलब यहाँ का पोर्शन जो हुआ, ये पोर्शन यहाँ से लेकर के यह जितना यहाँ लास्ट इस पोर्शन तक, यहाँ तक जितना भी है पोर्शन, यह पोर्शन यहाँ से होते हुए देखिए आपको यहाँ पर कर गया लास्ट, तो इस जगह तक जितना भी हैं, यह यहाँ से यहाँ तक इस टोटल को मिला दीजिएगा तो छोटी आंत हो गया। मतलब छोटी आंत का 2 भाग हो गया, एक ग्रसनी, ठीक है, ड्यूडेनम कहा जाता है, और दूसरा जो है पोर्शन वह है इलियम। यह जो बहुत है, यह जो पूरा संरचना देख रहे हैं, इसकी लंबाई जो है बहुत लंबी होती है, यह 4 से 6 मीटर तक लंबा होता है, माने 8 मीटर तक भी इसको कह सकते हैं। यह लंबी संरचना हम लोग के पेट के अंदर यह मौजूद रहता है। और जब इस छोटी आंत को जब काट करके देखिएगा, यह जो छोटी आंत है, इस छोटी आंत इस तरह से संरचना है, यह पाइपनुमा संरचना है। और पाइपनुमा संरचना को कहूँ पर जब काट करके देखिएगा तो काट कर देखने के बाद क्या होगा, कैसा दिखाएगा, यह देख लीजिए। जब यह संरचना को काटिएगा तो काटने के बाद देखिए इस तरह का संरचना दिखाएगा। यह पाइप है, छोटी आंत है, यह वाला पोर्शन है। देखिए यह जो देख रहे हैं आप, यह जो घुमा हुआ पोर्शन है इलियम का, तो यही इलियम का जब यह पाइप के अंदर देखिएगा तो अंदर देखने के बाद इस तरह का संरचना दिखाएगा, ठीक है। और यह जो ये अंगुली नुमा जो प्रवर्धन जैसा, जो अंगुली जैसा यह सब जो बाहर निकला हुआ देख रहे हैं संरचना पूरा घना, इसी का नाम है विली, ठीक है, इसी का क्या नाम है, विली। तो यह छोटी आंत के अंदर मौजूद होता है, और इसके द्वारा ही क्या किया जाता है, पचा हुआ भोजन को एब्जॉर्ब करके रक्त में भेज दिया जाता है। उसके बाद वहाँ से वह माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है सेल के अंदर, और वहीं पर उसका भोजन का संश्लेषण होता है, और इस तरह से वहाँ पर पाचन क्रिया पूरा कंप्लीट होकर के उसका ऑक्सीडेशन होता है और ऊर्जा का निर्माण होता है, जिससे शरीर को हम लोग को
ताकत प्रदान होता है। हम लोग को शरीर में जो ऊर्जा मिल रहा है यहाँ से जाने के बाद माइटोकॉन्ड्रिया, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहा गया इससे, क्योंकि भोजन बनने का काम वहाँ भोजन का से ऊर्जा बनने का काम जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो देखिए यह बिल्ली है और एक बिल्ली को इस तरह से, एक बिल्ली को जब काटिएगा तो इस तरह का संरचना दिखाएगा। ठीक है, बिल्ली को काटने के बाद जो है इस तरह का संरचना अंदर दिखाएगा। ठीक है, यह एक बिल्ली है, इस बिल्ली का ये पोर्शन है। ठीक है, जिसके अंदर देख ही रहे हैं कि एपिथेलियम से ऊपर का जो लेयर होता है बिल्ली का वह एपिथेलियम लेयर होता है। ठीक है, और इसके अंदर देखिए दो तरह का है, यह खून का, रक्त का नस है, एक रेड है एक ब्लू है। रेड मतलब हुआ कि शुद्ध खून इसमें बह करके जा रहा है, और ये ब्लू का मतलब है कि इससे जो दूषित हो गया है, डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, अशुद्ध रक्त, वह रक्त जो है इससे होते हुए हृदय तक पहुंचने का काम कर रहा है, और यह हृदय से रेड वाला आ रहा है। और यह जो आपका बीच वाला जो पोर्शन है हरा वाला, वो आपका लिम्फ है, लसिका का पोर्शन है। ठीक है, और यह वसा का पाचन में थोड़ा सा हेल्प करता है। तो यहाँ 3 तरह का संरचना आपको देखने को मिल रहा है अंदर में। तो यह विली का आंतरिक संरचना है, और छोटी आंत के अंदर जब देखिएगा तो विली इस तरह का दिखाई देगा। तो इस तरह से बताया कि रंसाकुर विली का संरचना देख चुके हैं, समझ गए हैं कि कैसा होता है। विली द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है आंतीय रस में मौजूद जो सुक्रोज होता है। आंत जो हुआ, आंत मतलब छोटी आंत, आंतरीय रस मतलब इस छोटी आंत के अंदर जो मौजूद होता है। ठीक है, तो जो छोटी आंत होता है उसके आंतीय रस में जो मौजूद जो होता है सुक्रेज, यह एंजाइम है जिसको इन्वर्टेज भी कहा जाता है। ठीक है, यह एंजाइम है जिसको हम लोग इन्वर्टेज भी कर सकते हैं। तो सुक्रेज कहिए या इन्वर्टेज। सुक्रेज जो क्या करता है, वह सुक्रोज को, कार्बोहाइड्रेट का ही है, सुक्रोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। यह भी क्या करता है सुक्रेज, सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदल देता है। ग्लूकोज का क्या फार्मूला होता है पता है ना, C6H12O6, यह ग्लूकोज का फार्मूला है। और फ्रुक्टोज का भी यही फार्मूला है, C6H12O6। तो यह क्या करता है, सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदल देता है। ठीक है, उसके बाद यह ग्लूकोज जो है पचने योग्य हो जाता है, छोटी कोशिकाओं के द्वारा फिर यहाँ भी अवशोषित करके रक्त में भेज दिया जाता है। और क्या होता है, जैसे हम लोग दूध ही सब पीते हैं तो दूध में जानते हैं कि लैक्टोज होता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड होता है। तो उसको डाइजेशन करने के लिए उसके हम लोग के शरीर में क्या है, लैक्टेज नामक एक एंजाइम होता है, और वह लैक्टेज जो है लैक्टोज को, माने दूध दही सब में जो मौजूद है एंजाइम, दूध दही में जो मौजूद एसिड है या दूध दही का डाइजेशन करना है, तो यह लैक्टेज जो एंजाइम है, यह लैक्टेज एंजाइम है, वह लैक्टोज को क्या करता है, उसको भी ग्लूकोज और लैक्टोज में बदल देता है। और इस तरह से हम लोग के शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पाचन क्रिया कंप्लीट हो जाता है। इसी को देख लीजिए, अब आपको इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको भी थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। क्या है से कि द टाइलिन एंजाइम विच इज contained in saliva act on a starch and change it into maltose। अभी बताए थे कि कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च को माल्टोज बना देता है। when food reach into the duodenum enzyme amylase act on maltose, और वह जो फिर कार्बोहाइड्रेट से माल्टोज बना था उसको क्या करते हैं हम लोग, टू कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज, उसको फिर ग्लूकोज में बदल देता है। दिस ग्लूकोज इज एब्जॉर्ब इनटू विली, अभी बताए थे यह विली के अंदर क्या होता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, इसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत का ही ये कर रहे हैं कि छोटी आंत है, और छोटी आंत के अंदर में इस तरह का संरचना विली रहता है। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन, और इसके सुक्रेज जो है, सुक्रेज एक्ट ऑन द सुक्रोज टू कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज में एंड फ्रुक्टोज में बदल देता है। लैक्टोज जो है दूध वाला बताए थे कि दूध को पचाने के लिए करने के लिए हम लोग के शरीर में कौन एंजाइम होता है, लैक्टोज एंजाइम होता है। वह कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज और लैक्टेज एंजाइम होता है, वो लैक्टोज को क्या कर देता है, लैक्टेज एंजाइम के द्वारा वो लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में बदल दिया जाता है। और इस तरह से हम लोग के शरीर के अंदर डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो है कंप्लीट हो जाता है।
अब अगला जो टॉपिक है वह है प्रोटीन का पाचन, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का पाचन हम लोग के शरीर में कैसे होता है और कहाँ से इसका स्टार्ट हो जाता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। तो चलिए अभी हम पढ़ देते हैं और उसको समझते भी चलते हैं कि जठर रस में पाए जाने वाला जो एंजाइम है पेप्सिन, अघुलनशील प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। पक्वाशय में अग्नाशय से अग्नाशयिक रस भोजन में मिलता है। अब इसको समझिए क्या कहना चाहता है। कहता है कि जठर रस में पाए जाने वाला जो एंजाइम है, यह जो आपका है कौन सी, अमाशय है। अमाशय के पास ही क्या होता है, जब भोजन यहाँ पहुँच जाता है तो यहाँ से जो जठर रस आकर के भोजन में मिल जाता है, और जठर रस में मौजूद जो एंजाइम होता है वह पेप्सिन, ठीक है, कौन एंजाइम है, पेप्सिन। वह अघुलनशील जो प्रोटीन होता है, भोजन में जो प्रोटीन होता है, पेट के अंदर जो आया हुआ भोजन होता है उसमें जो प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन को क्या कर देता है, उसको पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। क्या बना देता है, उसको पेप्टोन बना देता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। या प्रोटीन जो है उसको क्या बना दे रहा है, पेप्टोन बना दे रहा है, पेप्टोन में कन्वर्ट कर दे रहा है। कौन एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम। अब जब यह पेप्टोन में बदल जाता है तो उसके बाद वह भोजन वहाँ से आगे बढ़ता है और कहाँ पहुँच जाता है, पक्वाशय में पहुँच जाता है। भोजन यहाँ से निकला और निकलने के बाद यह पक्वाशय में, यही पक्वाशय वाला पोर्शन है, ठीक है। तो यह पक्वाशय में पहुँच जाता है, और जब पक्वाशय में पहुँच जाता है, जिसको ग्रहणी भी कहा जाता है, या पक्वाशय भी कह सकते हैं, या ड्यूडेनम भी कह सकते हैं इस पोर्शन को। तो अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से बोले थे कि यहाँ से 3 एंजाइम होता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट के लिए माइलेज पड़ चुके हैं। अब यहाँ देखिए इसका ज़रूरत पड़ रहा है। अब जो यह प्रोटीन था बदल करके इस कौन सी में बदल चुका है, पेप्टोन में बदल चुका है। प्रोटीन अब बदल के कहाँ चला गया है, पेप्टोन में बदल गया है। और इसको बदलने वाला जो एंजाइम था, उस एंजाइम का नाम जाने रहे हैं कि पेप्सिन है, ठीक है। अब क्या करता है, पेप्सिन जब पेप्टोन में बदल दिया तो अग्नाशय से जो इससे जो है रस जो निकलता है, जिसका नाम है ट्रिप्सिन। यह ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है, पेप्टोन को, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि यह भोजन मिल जाता है, इसमें मौजूद जो है ट्रिप्सिन जो एंजाइम है वह पेप्टोन तथा प्रोटोज को, ठीक है, पेप्टोन है और वहाँ पर प्रोटीन का ही पदार्थ है प्रोटोज, उसको पेप्टाइड में बदल देता है। क्या में बदल दे रहा है, उसको पेप्टाइड में बदल देता है। पेप्टाइड्स में जो है इसको बदल देता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रोटीन था, प्रोटीन जो है पेप्टोन में बदल गया। फिर यहाँ पर जो अग्नाशय से पेनक्रियाज से जो निकला ट्रिप्सिन एंजाइम, वह ट्रिप्सिन एंजाइम इसको पेप्टाइड्स में बदल गया, ठीक है। और जब पेप्टाइड्स में बदल जाता है तो उसके बाद अब देखिए क्या होता है। तो कहता है कि छोटी आंत में आंत रस स्त्रावित होता है, जिसमें उस उपस्थित इरिप्सिन जो एंजाइम होता है वह पेप्टोन और पेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदल देता है। और जब पेप्टाइड में बदल जाता है तो उसके बाद जो है इरिप्सिन एंजाइम, कौन एंजाइम, इरिप्सिन एंजाइम जो है इसको एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। और इस तरह से यह जब इसमें कन्वर्ट हो जाता है तो छोटी आंत में मौजूद जो विली होता है वह विली के द्वारा एब्जॉर्ब कर करके, है ना, सेल में भेज दिया जाता है, रक्त में भेज दिया जाता है, और रक्त के थ्रू जो है फिर सेल में चला जाता है, और इस तरह से प्रोटीन का पाचन हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देख लिए कि इरिप्सिन पेप्टोन और पेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदल देता है, जिसे आंत की दीवारों द्वारा अवशोषित कर रक्त में भेज दिया जाता है। तो यह आप हिंदी में समझ लिए, अब इसको इंग्लिश में भी समझ लीजिए। द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट फ्रॉम स्टोमेक वेयर इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। जब स्टोमेक में रहता है तो यहाँ HCl रिलीज होता है। कौन सी रिलीज होता है, HCl। यहाँ पर जब भोजन आता है तो यहाँ पर HCl रिलीज होता है, और वही HCl जो है भोजन को अम्लीय एसिडिक मीडियम में बदल देता है। तो एसिडिक मीडियम इनसोल्युबल प्रोटीन इज कन्वर्टेड
into पेप्टोन बाय एक्टिंग ऑफ पेप्सिन। ठीक है, तो पेप्सिन जो है उसको पेप्टोन में बदल देता है। इन ड्यूडेनम ट्रिप्सिन एक्ट ऑन द पेप्टोन एंड प्रोटोज एंड कन्वर्ट इट इनटू पेप्टाइड्स। ठीक है, जो ये पेप्टोन था और प्रोटोज था वह दोनों को फिर इसको बदल के क्या बना देता है, पेप्टाइड्स इन अल्कलाई मीडियम। यहाँ पर जो है अब, क्योंकि अब भोजन आपको कहाँ पहुँच चुका है, यहाँ पर पहुँच चुका है, पकवासे में पहुँच चुका है, ड्यूडेनम में पहुँच चुका है। तो यहाँ पर जो है मीडियम जो है, यहाँ पर एसिडिक मीडियम था, अब यहाँ पर अल्कलाई मीडियम क्षारीय माध्यम हो जाता है। और जब भोजन यहाँ से के बाद फिर अब छोटी आंत में पहुँच जाता है, तो छोटी आंत में पहुँचने के बाद अब इसके अंदर पहुँचना है। तब देख लीजिए क्या हो रहा है, इन स्मॉल इंटेस्टाइन्स एंजाइम इरेप्सिन, ठीक है, एक्ट ऑन पेप्टोन एंड पेप्टाइड्स एंड कन्वर्ट इनटू एमिनो एसिड। एमिनो एसिड आर एब्जॉर्ब इनटू ब्लड थ्रू विली। विली के थ्रू क्या होता है, अंदर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और शरीर के विभिन्न भागों में रक्त के माध्यम से विभिन्न भागों में भेज दिया जाता है। तो इस तरह से प्रोटीन का डाइजेशन कैसे हम लोग के शरीर में होता है यह हम लोग समझ चुके हैं। अब अगला जो टॉपिक है वह टॉपिक है वसा का पाचन, मतलब डाइजेशन ऑफ फैट। तो जो हम लोग तेलीय पदार्थ खाते हैं उसका हम लोग के शरीर में पाचन कैसे होता है, उसको किस तरह से पचाया जाता है, इसके बारे में हम लोग इस टॉपिक में समझेंगे। तो वसा का पाचन, डाइजेशन ऑफ फैट्स में क्या होता है कि हम लोग के शरीर में जो तेलीय पदार्थ खाते हैं उसका पाचन क्रिया जो है इधर आपको नहीं होता है, इधर यहाँ पर वसा जरूर यहाँ पेट तक जरूर आ जाता है भोजन तेल वाला पदार्थ, लेकिन तेल का पाचन यहाँ भी नहीं होता है। यह पाचन कब होता है, जब छोटी आंत में प्रवेश करता है, मतलब ग्रहणी या ठीक है, पकवासे में जब पहुँचता है तब यहाँ से वसा का पाचन होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है छोटी आंत में, तो हमारे शरीर में वसा का पाचन जो है छोटी आंत में होता है। पकवासे में, पकवासे मतलब यह जो पोर्शन है, घुमा हुआ जो पोर्शन है जिसको हम लोग यह कहें, यही है पकवासे। तो इसी पकवासे में कहता है क्वेश्चन यहाँ कि पकवासे में पित्त से मिलने पर वसा का इमल्सीकरण होता है। जब जैसी भोजन यहाँ पहुँचता है और यहाँ लीवर से जो पित्त निकलता है गोल ब्लाडर में, वह गोल ब्लाडर के थ्रू होते हुए यहाँ भोजन में पकवासे में चला जाता है। और पकवासे में जाने के बाद जो यहाँ वसा है, तेल वाला जो पदार्थ है, वह तेल वाला पदार्थ का क्या होता है, इमल्सीकरण होता है। इमल्सीकरण क्या होता है, उसको छोटे छोटे गोला गोला टुकड़ा में गोला गोला बना दिया जाता है, बहुत छोटा छोटा गोला गोला जैसा टुकड़ा में तोड़ दिया जाता है। ठीक है, यही है इमल्सीकरण। जो वसा तेलीय के रूप में रहता है वह तेलीय पदार्थ को यहाँ पर पदार्थ को क्या किया जाता है, जैसे ही यहाँ पर पहुँच जाता है इसके अंदर, यहाँ पर इसको एकदम छोटा छोटा इस तरह से गोला गोला जैसा संरचना में तोड़ दिया जाता है। तो इसी का नाम है इमल्सीकरण। ठीक है, तो वसा पहले जो है गोला गोलाकार, ठीक है, रूप में इमल्सीकरण हो जाता है। और यहीं से जो इसके अंदर से जो एंजाइम निकलेगा, एंजाइम का नाम बता चुके हैं कि तीसरा जो है वसा को डाइजेशन करने के लिए जो एंजाइम है उसका नाम है लाइपेज। ठीक है, तो यह एंजाइम जैसे ही यहाँ से निकलता है, वही कह रहा है आग्नेयाशिक रस में पाए जाने वाले लाइपेज एंजाइम इमल्सीकृत वसा को, जो गोला गोला छोटे छोटे एकदम महीन महीन गोले गोले में बदल दिया गया है, वह इमल्सीकृत वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है, जिसे दीर्घ रोमों के अंदर लसिका में सोख लिया जाता है। दीर्घ रोम मतलब क्या, यह जो विली है, विली के अंदर जो है यह लसिका, ठीक है, यह विली है। और विली के अंदर देखिए यह ग्रीन वाला जो पोर्शन है, यह ग्रीन वाला पोर्शन का ही नाम है लसिका, जिसको लिम्फेटिक वेसल्स कहा जाता है। तो यह लिम्फेटिक वेसल्स के द्वारा जो है वसा को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और एब्जॉर्ब कर करके, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और उसका डाइजेशन हो जाने के बाद शरीर में भेज दिया जाता है। ठीक है, तो यह प्रोसेस जो है यहाँ पर समाप्त हो जाता है और इस तरह से वसा का भी पाचन हो जाता है। अब इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। द डाइजेशन ऑफ फैट टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, देयर द फैट मीट्स विथ
juice which makes its emulsion. The while makes the medium alkaline. The pancreatic enzyme lipase to convert it into fatty acid and glycerol. The join lymph in our body. और यहाँ से lymph के द्वारा जो अभी बताया फिगर में दिखाए, ये जो lymph होता है उस lymph के माध्यम से, है ना, शरीर में चला जाता है। तो इस तरह से फैट्स का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है हम लोग के शरीर में। अब अगला जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है आमाशय में अम्ल की भूमिका, रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टोमक। ठीक है, आमाशय की क्या भूमिका है हम लोग के शरीर में, यही समझना है यहाँ से मेन। तो आपका छोटा फिगर के माध्यम से आप समझ लीजिए कि क्या है इसकी भूमिका। यही है आपका आमाशय, स्टोमक है, इसी का हम लोग के शरीर में क्या रोल है, इसी के बारे में आपको जानना है। ये हम लोग के शरीर में क्या भूमिका होता है। तो हम लोग जानते हैं मुंह से जो भोजन चबने के बाद, जितना डाइजेशन होने के बाद भोजन यहीं पर पहुंचता है, इसका नाम है, इस अंग का नाम है आमाशय, स्टोमक नाम है। तो आमाशय में क्या क्या रोल होता है, ठीक है, अम्ल क्या रोल करता है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रिलीज होता है। आमाशय में क्या होता है, यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रिलीज होता है, और वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या भूमिका निभाता है, इसी के बारे में हम लोग को यहाँ पर समझना है। तो देखिए पहला रोल इसका क्या है, से समझ लीजिए कि आमाशय में अम्ल जो है, अम्ल माने कौन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अम्ल में भी कौन अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो जिसको शॉर्ट में HCl भी कहा जाता है, शॉर्ट में इसको क्या कहते हैं, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो आमाशय में अम्ल जो है भोजन को अम्लीय बनाता है ताकि जठर रस में पाए जाने वाले एंजाइम उसे पचा सके। सबसे पहला जैसे ही भोजन यहाँ पहुँचता है, यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है, और यही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो भोजन को अम्लीय बना देता है, एसिडिक मीडियम बना देता है। इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच इज प्रोड्यूस इन द स्टोमक मेक द मीडियम एसिडिक सो एज टू इनेबल गैस्ट्रिक एंजाइम बी एक्टिवेटेड। ठीक है, और इसके चलते गैस्ट्रिक एंजाइम जो है एक्टिवेटेड हो जाता है, उसको पचाने लायक हो जाता है। दूसरा क्या है इसका रोल, दूसरा रोल देख लीजिए इसका, भोजन के साथ बहुत से हानिकारक रोगाणु भी आ जाते हैं, ये अम्ल के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, भोजन जिसे हम लोग करते हैं, भोजन में बहुत से जीवाणु जो हैं भोजन के साथ साथ मुंह के थ्रू, है ना, यहाँ आमाशय में पहुँच जाते हैं। तो वैसे जीवाणु को यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहीं पर नष्ट कर देता है। ठीक है, ताकि यह शरीर में और जगह प्रवेश न कर सके, तो ये अम्ल के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल द बैक्टीरिया दैट कम टू स्टोमक एलोंग विथ फूड आइटम के साथ जो अंदर आते हैं। तो यही आमाशय में एसिड का रोल होता है। तो समझ में आ गया शॉर्ट में। एक तो है कि एसिड जो है भोजन को अम्लीय बनाता है, एसिडिक मीडियम बनाता है, और दूसरा है कि भोजन के साथ आए हुए जो हानिकारक जो रोगाणु होते हैं वे भी इसके प्रभाव से मर जाते हैं। तो यही इसका मेन रोल है आमाशय में अम्ल का, माने एसिड का रोल। तो अब अगला जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है क्षुद्रांत। क्षुद्रांत मीन्स जिसको शॉर्ट में छोटी आंत कहा जाता है। क्षुद्रांत कहिए, छोटी आंत कहिए, या स्मॉल इंटेस्टाइन कहिए, में पचे भोजन का अवशोषण कैसे होता है। तो हम जानते हैं कि छोटी आंत में ज़्यादा करके भोजन जो है, यहाँ पर तो सभी तरह के भोजन का अवशोषण होता है, प्रोटीन का भी, है ना, ग्लूकोज का भी। ठीक है, लेकिन खास करके वसा का डाइजेशन जो है छोटी आंत में होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग उसके बारे में अब हम लोग समझते हैं। तो आपका टॉपिक क्लियर हो चुका है कि क्या है टॉपिक। तो क्षुद्रांत जिसको छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, में पचे भोजन का अवशोषण, जिसको इंग्लिश में कह सकते हैं एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, छोटी आंत के अंदर भोजन का पाचन कैसे होता है, यही आपका छोटी आंत है। और इस छोटी आंत का फल यहीं से हो जाता है। जैसे ही आपका आमाशय समाप्त हुआ या जो नली चल रहा है, यहीं से छोटी आंत शुरू हो गया, और छोटी आंत करते होते होते तक या बड़ी आंत के तक जाके लास्ट कर जाता है। ठीक है,
तो यहाँ पर जो तो छोटी आंत के दो भाग हो गया, एक हो गया ग्रहणी या ग्रसनी कह सकते हैं, जिसको ड्यूडेनम भी कहा गया, और दूसरा पोर्शन जो है इलियम का है। यह जो यहाँ के बाद जो ये पोर्शन देख रहे हैं, यहाँ के बाद इस सब वाला, इस सब को हम लोग इलियम कहेंगे, और ये दोनों पोर्शन को मिला देंगे तो छोटी आंत हो जाएगा। तो चलिए इसमें डाइजेशन कैसे होता है, इसका अवशोषण होता है कैसे होता है, इसी के बारे में हम लोग यहाँ समझेंगे, जान रहे हैं। चलिए देखिए, तो क्या कहता है, पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर असंख्य रसानुकुर पाए जाते हैं। रसानुकुर अभी ये समझाए थे, जिसको विली कहा जाता है। तो आप देख लीजिए कि छोटा सा पोर्शन में तो इतना विली दिखा रहा है, और 6 से 8 मीटर तक यह लंबा होता है छोटी आंत। तो सोचिए कि उसके अंदर कितना लाख में यह संख्या हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर कह रहा है कि असंख्य रसाकुर पाए जाते हैं। रसाकुर मीन्स विली पाए जाते हैं। इनमें रक्त वाहिनियों और लिम्फ वाहिनियों का जाल बिछा होता है। अभी तो दिखाए थे कि इसके अंदर क्या होता है, कहता है कि रक्त वाहिनियाँ, या जो ब्लू और रेड है यह रक्त वाहिनियाँ है, और हरा वाला जो पोर्शन है वह लिम्फ है, लसिका है, ठीक है। तो कहता है कि यह जो असंख्य विली पाए जाते हैं उसके अंदर रक्त वाहिनियों और लिम्फ वाहिनियों का जाल बिछा होता है, और विसरण क्रिया द्वारा, विसरण मीन्स डिफ्यूजन, ठीक है, उसमें सोख करके इस पार से उस पार चला जाना, या सोख करके चारों तरफ फैल जाना, ठीक है, मिल जाना। तो विसरण क्रिया द्वारा भोजन का जो प्रोटीन होता है, या ग्लूकोज हुआ, या खनिज विटामिन हुआ, रक्त में सोख लिए जाते हैं, और वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल जो है लिम्फ वाहिनी द्वारा अवशोषित हो जाता है। तो यहाँ दो बात बोल रहा है कि विसरण क्रिया द्वारा जो होता है, जैसे ही यहाँ पर भोजन पच जाता है, यह विली के द्वारा क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, विली के द्वारा इसको सोख लिया जाता है। और इस विली के अंदर में देखिए आपको रक्त वाहिनियाँ हैं, एक धमनी है तो एक सीरा है, ठीक है, लाल वाला धमनी है और ब्लू वाला सीरा है, ठीक है। इससे शुद्ध रक्त जा रहा है लाल वाला में, और ब्लू वाला में अशुद्ध रक्त जा रहा है, और ये बीच में क्या है, लिम्फ है, लसिका वाहिनी है, ठीक है। तो यही कहना चाह रहा है कि लिम्फ का जाल बिछा होता है। विसरण क्रिया के द्वारा इसमें क्या होता है कि जो प्रोटीन है, ग्लूकोज है, ठीक है, खनिज विटामिन है, यह सब ब्लू और रेड के द्वारा क्या होता है, इसके द्वारा रेड के द्वारा सोख लिया जाता है, ठीक है, या ब्लू के दोनों रक्तवाहिनियों के द्वारा सोख लिया जाता है। लेकिन जो वसा होता है, चर्बी वाला जो पोर्शन होता है, फैट, उसको के लिए जो है ये दोनों अवशोषित नहीं करता, उसके लिए बीच में जो हरा वाला पोर्शन है लिम्फ, वह लिम्फ उसको अवशोषित करता है। यहाँ पर लिखा हुआ लिम्फेटिक वेसल, ठीक है, इसके द्वारा जो है वसा को वसीय अम्ल हो या ग्लिसरॉल हो, वसीय अम्ल हो या ग्लिसरॉल हो, वो दोनों को लिम्फ वाहिनी द्वारा अवशोषित हो जाता है। इसको चलिए हम लोग इंग्लिश में देख लेते हैं, क्या कहता है इंग्लिश में। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मेन रीजन फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, ठीक है, जितना भी हम लोग है जो भी फूड होता है उसका यह मेन क्षेत्र है। द इनर सरफेस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन है द मिलियन ऑफ विली, अभी दिखा दिए थे फिगर में कि बहुत से विली होते हैं। विली कॉन्टेन ब्लड वेसल्स, विली क्या होता है, इसके अंदर विली के अंदर ब्लड वेसल्स है, 3 गो ब्लड वेसल्स है, ठीक है, एगो धमनी का है जिसका आर्टरी कहा जाता है, वेन है, और लिम्फ है, यह तीनों जो है। तो विली कॉन्टेन ब्लड वेसल एंड लिम्फ वेसल्स, द ब्लड वेसल्स ऑफ विली कैरीज ग्लूकोज, एमिनो एसिड, मिनरल, विटामिन, वाइल लिम्फ वेसल कैरीज फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। और इस तरह से छोटी आंत में वसा का पाचन का पूरा प्रोसेस, या छोटी आंत में जो भी है पचा हुआ भोजन का प्रोसेस समाप्त हो जाता है। और जो अनपचा भोजन होता है वह बड़ी आंत के द्वारा, जो अनपचा भोजन होता है वह फिर बड़ी आंत में भेज दिया जाता है, बड़ी आंत के द्वारा फिर ऐसे होते हुए, ठीक है, एनस द्वारा होते हुए गुदा के द्वारा मलाशय में पहुंचता है, मलाशय से गुदा से होते हुए शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है।
और इस तरह से हम लोग के शरीर में डाइजेशन की क्रिया कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए हम लोग इतना करने के बाद अब आगे थोड़ा अगला टॉपिक आते हैं। लास्ट टॉपिक है इस पोर्शन में। अब देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। चलिए अगला जो टॉपिक है वह रंध्र है, जिसको अंग्रेजी में स्टोमेटा कहते हैं। तो स्टोमेटा क्या होता है? हम लोग जानते हैं कि पत्ती देखे होंगे कोई भी प्लांट का पत्ती। उस पत्ती में क्या होता है कि उसके अंदर में बहुत महीन महीन, जिसको हम लोग ऐसे नहीं देख सकते हैं, यह जो पत्ती है इस पत्ती में देखिएगा कि एकदम महीन महीन इसके अंदर संरचना है, छिद्र है, जिसको ऐसे नहीं दिखाएगा। और इसी संरचना के द्वारा जो है, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन जो होता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम जो होता है, ट्रांसपीरेशन का काम इसी छोटे छोटे जो छिद्र हैं उस छिद्र के माध्यम से का होता है। तो पत्तियों की बाहरी सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म जो छिद्र होते हैं उसी सूक्ष्म छिद्र को स्टोमेटा या रंध्र कहा जाता है। तो रंध्र के बीच में क्या होता है, जो स्टोमेटा होता है, देखिए स्टोमेटा है, ठीक है, और तो यह स्टोमेटा के बीचे बीच एक छिद्र होता है, ठीक है। तो यह छिद्र का ही नाम क्या है? रंध्र छिद्र कहा जाता है। तो कह रहा रंध्र के मध्य में एक छिद्र होता है जिसे रंध्र छिद्र कहते हैं। रंध्र छिद्र बंद और खुल सकते हैं। यह जो रंध्र छिद्र है यह अभी खुला हुआ चित्र देख रहे हैं, लेकिन यह आपको जब बंद हो जाएगा तो यह दोनों जो है इसको गार्ड सेल कहा जाता है। इस छिद्र के चारों तरफ दो गो जो है सेम के आकार का जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर का नाम है गार्ड सेल, रक्षक कोशिका कहा जाता है, रक्षी कोशिका, ठीक है। और ये जो हरा हरा जो ऐसे ऐसे देख रहे हैं डॉटेड डॉटेड स्ट्रक्चर, इसका नाम है क्लोरोप्लास्ट नाम है, ठीक है। तो अब हमको समझना है कि यह कब खुलता है कब बंद होता है। तो यह तो आपको समझ जाएंगे शॉर्ट में। इसमें यही समझिए कि जब इसके अंदर जल जो है वाटर प्रवेश करता है तो यह खुल जाता है, और जैसे ही इसके अंदर से वाटर बाहर चला जाता है तो यह बंद हो जाता है। तो यह वाटर के आने और जाने पर ही डिपेंड करता है। जब वाटर अंदर आया तो खुल गया, और जब इसके अंदर से वाटर बाहर निकल गया जल, तो यह बंद हो जाता है स्टोमेटा। तो स्टोमेटा का खुलना बंद होना जो है जल के प्रवेश पर निर्भर करता है। तो रंध्र छिद्र बंद और खुल सकते हैं, जिसका नियंत्रण जो है द्वार कोशिका, अभी बताए थे द्वार कोशिका, रक्षी कोशिका माने द्वार कोशिका, जिसको गार्ड सेल कहते हैं, यही द्वार कोशिका पर निर्भर कर सकता है। तो इसका जो कंट्रोल होता है वह द्वार कोशिका के द्वारा होता है। इसको शॉर्ट में ऐसे समझ सकते हैं इंग्लिश में भी कि स्टोमेटा आर minute pores found on leaf surface. There is a hole in the middle of the stomata which is called stomatal pore. इसका क्या नाम है? स्टोमेटल पोर नाम है, ठीक है। स्टोमेटा का जो बीच में है यह जो छिद्र है इसको स्टोमेटल पोर कह सकते हैं, ठीक है। और स्टोमेटल पोर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज डन बाय गार्ड सेल। ये गार्ड सेल के द्वारा यह संपन्न या कंट्रोल होता है। तो यह आपका स्टोमेटा हो गया। स्टोमेटा का तो क्या काम है? इसका कुछ काम है, कोई फंक्शन भी है। तो चलिए इसका फंक्शन भी है स्टोमेटा का। तो क्या फंक्शन करता है? इसका मेन रूप से दो ही फंक्शन है, और इसी दो फंक्शन के थ्रू यह संपन्न होता है। तो इसका मेन दो गो फंक्शन क्या है? इसके अंदर जो स्टोमेटल पोर है, स्टोमेटल पोर जो अंदर वाला जो छिद्र वाला पोर्शन है, यह स्टोमेटल पोर है ना, प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का आदान प्रदान करता है। माने इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस फॉर फोटोसिंथेसिस। यह इसका पहला काम है। इसके अंदर से जो भी एक गैस है, ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, वह सब गैसों के आदान प्रदान में यह हेल्प करता है। दूसरा है कि जो द्वार कोशिका होता है गार्ड सेल, यह जो है आपका इस तरह से, तो यह जो गार्ड सेल होता है, वह गार्ड सेल जो होता है यह रंध्र छिद्रों का बंद होना और खुलना द्वार कोशिका के द्वारा ही नियंत्रित होता है। तो यह स्टोमेटा जो है उसका दो गो ही फंक्शन हो गया, और इस तरह से यह पोर्शन कंप्लीट हो गया। इसका जो नेक्स्ट भाग है जिसके अंतर्गत हम लोग श्वसन को पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन को, वह इसके अगला वॉल्यूम में आपको मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद,